स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम क्लास 10th हिस्ट्री से सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1917 तक जो चला। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्या क्या है? ओनली द कॉजेज, पॉलिटिकल, सोशो रिलीजियस, इकोनॉमिक और मिलिट्री, और कॉन्सिक्वेंसेज वो सारे टेस्ट होंगे। कॉन्सिक्वेंसेज विल बी टेस्टेड. Event, however, need to be mentioned in order to maintain continuity and for a more comprehensive understanding. कि जो इवेंट हुआ है ना उसको मेंशन करना है ऑर्डर में, ताकि मेंटेन रहे कंटिन्यूटी और उससे एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी में मिल जाए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पैराग्राफ है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज एक्कम्पनीड बाई रिसेंटमेंट अमंग द इंडियंस। जो प्रोसेस था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का इंडिया के अंदर, और वो चाहते थे कि मतलब पूरा एकीकरण हो जाए। एकीकरण मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल हो, वो एकम्पनीड हुआ किससे? जो है हिंदुस्तानियों का गुस्से से उसको सामना करना पड़ा। हार्डली अ ईयर पास टिल 1857 व्हेन सम पार्ट ऑफ द कंट्री और अदर डिड नॉट राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेशन ऑफ इंडिया। एक साल पास हुए थे टिल 1857 कि कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री या दूसरे में उन लोगों ने कोई रिवोल्ट नहीं किया ब्रिटिश डोमिनेशन के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर। हाउएवर किसी तरह दीज रिबेलियंस वेयर लोकल, स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड। तो ये जो मुखालिफत करने वाले लोग थे ये लोकल थे और फैले हुए थे जगह जगह पे, और आइसोलेटेड अकेले थे। दे डिड नॉट पोज अ सीरियस चैलेंज टू द ब्रिटिश। अब इसकी वजह से ये कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं थे ब्रिटिश के लिए, या फिर उनको बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दे पाए। नॉनदलेस दिस रिवोल्ट इस्टेब्लिश्ड अ लोकल ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल। हाँ, लेकिन फिर भी जो है एट लास्ट में ये जो रिवोल्ट है इसने इस्टेब्लिश किया एक ट्रेडिशन, है ना, एक ट्रेडिशन इसने बना दिया कि स्ट्रगल करना है किसके खिलाफ? फॉरेन रूल के खिलाफ। फिर उसके बाद द कल्मिनेशन ऑफ सच अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल केम विद द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो ये जो मतलब खात्मा हुआ इस तरह के अपोजिशन का ब्रिटिश रूल के खिलाफ, वो किसके साथ आया? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ आया, जो कि 1857 में स्टार्ट हुआ, जिसमें इन विच मिलियंस ऑफ पीजेंट, आर्टिजन एंड सोल्जर पार्टिसिपेटेड। जिसमें बहुत सारे पीजेंट, आर्टिजन्स, काश्तकार वगैरह सब जो है सोल्जर्स वगैरह पार्टिसिपेट किए। इट शुक द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इट्स वेरी फाउंडेशन। और इसने जो है ब्रिटिश की जड़ों को हिला कर रख दिया, पूरी नींव को। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे है कि कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कारण क्या था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का? द फर्स्ट 100 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दैट इज फ्रॉम 1757 टू 1857, वेर मार्क्ड बाई ब्रिटिश कन्क्वेस्ट एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ देयर डोमिनियन इन इंडिया। पहले जो 100 साल है 1757 से 1857, इसको माना जाता है कि ब्रिटिश कन्क्वेस्ट जो है फैला, बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपेंशन इन लोगों ने किया और ये डोमिनियन हुए इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर इनकी अच्छी खासी हुकूमत फैली। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंसिस्ट पॉलिसीज, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस एडवर्सली अफेक्टेड ऑल सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब जो कंबाइंड इफेक्ट था ब्रिटिश के एक्सपेंशन का, अब वो एक्सपेंशन करने की पॉलिसी, अलग अलग तरीके की पॉलिसी लगा रहे थे, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, और डायरेक्ट लड़ाई करके भी और एलिज्ड मिसरूल से भी वो सारी चीज़ की पॉलिसी लगा के वो एक्सपेंशन कर रहे थे। और फिर वो आर्थिक रूप से भी हमारा शोषण कर रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन में भी सारा का सारा बदलाव लेके आ रहे थे। इसकी वजह से हर एक सेक्शन सोसाइटी का जो है ग्रसित हुआ, इसने सबको इफेक्ट किया, एडवर्सली इफेक्ट किया। फिर उसके बाद द रूलिंग क्लासेस वेयर डिस्पोसेस्ड ऑफ देयर पावर। अब जो रूलिंग क्लास है ना वो क्या है? अब जो है वो खुद के पावर से नहीं चल रहा, किसी दूसरे के हुक्म से चल रहा है। द पीजेंट वेयर डिप्राइव्ड ऑफ इट्स लैंड राइट। अब जो पीजेंट हैं यानी कि जो किसान हैं, उनको जो है उनके ही ज़मीन के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। एंड द आर्टिजन लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। और जो आर्टिजन थे यानी काश्तकार वगैरह थे, वो सब जो है कि अपना लाइवलीहुड खो दिए। द मिडिल एंड अपर क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, particularly in northern India, were annoyed because of their exclusion from the well-paid higher post in administration. अब जो मिडिल एंड अपर क्लास था हिंदुस्तान के सोसाइटी का, समाज का,
मेनली नॉर्दर्न इंडिया में वो गुस्सा इसलिए हुए क्योंकि उनको निकाल दिया गया वेल पेड हायर पोस्ट से, यानी कि बढ़िया तनख्वाह वाली पोस्ट से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर निकाल दिया गया। Men who followed cultural or religious activities like priest and scholar found themselves without income as they lost their patrons। अब जो लोग, जो मेन थे जो कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में थे, यानी कि पादरी हुए, मौलाना वगैरह, स्कॉलर्स वगैरह, विद्वान वगैरह थे, उन्होंने ये देखा कि यार हमारा जो संरक्षक है वो तो अब रहा नहीं, तो इसीलिए उन्होंने देखा कि उनका सारा इनकम तो चला गया। पैट्रॉन्स मतलब संरक्षक, तो इंडियन रूलर्स वो अब जा चुके थे, प्रिंसेस और ज़मींदार वो ख़त्म, तो हु हैड देम सेल्फ लॉस्ट देयर ऑथोरिटी, यही लोग तो ऑथोरिटी में थे। और ये लोग क्या कर रहे थे, इन लोगों से ही जो है प्रीस्ट वगैरह का, स्कॉलर वगैरह का सबका खर्चा चल रहा था। अब ये इन्हीं लोगों का पावर चला गया, तो इन लोगों को लगा प्रीस्ट का, स्कॉलर का, कि हम लोग जो है बिना इनकम के हो गए, हमारे संरक्षक ही अब नहीं रहे। उन्होंने संरक्षक जो है ऑथोरिटी खो दिए। द कंपनीज इंडियन सोल्जर वेयर डिसकंटेंट with their low pay, hard life and ill treatment meted out to them by the British officers। अब जो कंपनीज के इनमें इंडियन सोल्जर थे वो भी बिल्कुल नाखुश हो गए थे। डिसकंटेंट मतलब नाखुश, क्योंकि उनको कम पैसा दिया जा रहा था, ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था। मेटेड आउट मतलब दिया जा रहा था, टू देम बाय ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर जो है उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। 10 By 1857, conditions were ripe for a mass uprising and accumulated grievances of the people burst forth in form of the first war of independence। 10 अब इसीलिए 1857 में जो सारे का सारा कंडीशन था वो बिल्कुल कच्चा था, और सॉरी कच्चा नहीं बल्कि राइप हो गया था, पक गया था। मास अपराइजिंग, बहुत सारी पब्लिक जो है कि अब अपराइज कर रही थी, और वो सारे के सारे जो शिकायतें थी हर एक की, वो सारी इकट्ठा हुई और लोग जो है बिल्कुल टूट पड़े इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे देखो कॉजेज दिया हुआ है, तो पॉलिटिकल कॉजेज, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक कारण, तो पॉलिटिकल रीजन विच एंटेगोनाइज्ड द इंडियन रूलर वेयर द फॉलोइंग, यानी जिसने पॉलिटिकल कॉजेज, जिसने कि गुस्सा किया इंडियन रूलर्स को, वो क्या क्या था। सबसे पहला है इसमें इनका पॉलिसी एक्सपेंशन। द ब्रिटिश पॉलिसी of control and gradual extinction of native Indian state was one of the major grievances of the Indian ruler। अब यहाँ पे देखो जो ब्रिटिश पॉलिसी थी किस चीज़ की, कंट्रोल करने की और ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन ख़त्म करने की नेटिव पुराने इंडियन स्टेट्स को, वो सबसे बड़ी शिकायत थी इंडियन रूलर्स की तरफ से कि भाई ये ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। एवर सिंस द बैटल ऑफ प्लेसी, जो कि जून 1757 में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटोरियल पावर इंक्रीज्ड रैपिडली, तो तब से जो है बैटल ऑफ प्लेसी से ईस्ट इंडिया कंपनीज का जो टेरिटोरियल पावर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ब्रिटिश ट्राइड टू एक्सपेंड देयर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया बाय 4 वेज। जो ब्रिटिश थे वो 4 तरीके से अपना पावर बढ़ाने में लगे हुए थे, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक पावर। बाय आउटराइट वॉर, डायरेक्ट झगड़ा करके। बाय सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, यानी कि हम तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तुम बदले में हमको पैसा दोगे, मेरी आर्मी तुमको सुरक्षा देगी। और इसके अलावा बाय एडॉप्टिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल। इसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि अगर तुम्हारे पास उत्तराधिकारी नहीं है तो हमारा हो जाएगा सब कुछ, या फिर एलिज्ड मिसरूल, यानी कि डिक्लेयर कर देंगे हाँ कि तुम सही से चला नहीं पा रहे हो। इसमें एलिज्ड मिसरूल का मतलब है कि प्रूफ हो चाहे ना हो, अगर हमने ऐलान कर दिया कि तुम सही से चला नहीं पा रहे हो मतलब नहीं चला पा रहे हो। सबसे पहला है बाय आउटराइट वॉर, to expand their territorial power in India and to safeguard their economic and political interest, the British waged many wars। अपना एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, टेरिटोरियल यानी ज़मीनी पावर, ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए इंडिया के अंदर, और अपना सेफगार्ड करने के लिए इकोनॉमी, यानी कि उसको सही करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिश ने जो है बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। तो यहाँ पे पहला है द बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में है। तो ये इस्टेब्लिश किया ब्रिटिश एज मास्टर्स ऑफ बंगाल, तो इससे जो है ब्रिटिश मास्टर्स हो गए बंगाल के, बिहार के भी और उड़ीसा के भी। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर सक्सेस इन एंग्लो मैसूर वॉर्स 1767 to 1799, द ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स्ड मोस्ट ऑफ द ऑथोरिटीज़ ऑफ मैसूर स्टेट। अब उनको जो है कि सक्सेस मिल गया एंग्लो मैसूर वॉर में, जो कि 1767 से 1799 तक चला।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब्जा करने लगी, बहुत सारा कब्जा कर लिया टेरिटरी यानी कि एरिया मैसूर स्टेट का। आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1818 द पेशवा एंटायर डोमिनियन एंड ऑल मराठा टेरिटरी नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर वेर एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। और तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के बाद पेशवा का पूरा डोमिनियन, सारा मराठा का टेरिटरी नॉर्थ और साउथ का और नर्मदा रिवर का सब एक्वायर कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा। द पंजाब वॉज एनेक्स्ड इन 1849 आफ्टर द सिख वेयर डिफीटेड इन सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। अब जो को पंजाब को भी कब्जा कर लिया गया 1849 में, जब सिख को डिफीट कर दिया गया सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में। From 1823 to 1856, the British further extended their empire by conquering Sindh territories of Assam, Arakan, Tenasserim and Pegu in Myanmar। 1823 से 1856 तक ब्रिटिश ने अपना फर्दर जो है एक्सटेंशन किया और भी आगे बढ़ाया एम्पायर को, और कैसे कब्जा करके सिंध की सारे के सारे टेरिटरीज़ को, सिंध की टेरिटरीज़ को, फिर टेरिटरीज़ आसाम के, अराकान के, तेनासरीम के, पेगू के और म्यांमार के। अब ये तो एक मेथड हुआ, यानी कि इन्होंने वॉर किया डायरेक्टली, ठीक। अब वॉर के बाद आ रहा है दूसरा वाला है तुम्हारा सब्सिडरी अलायंस। सम इंडियन स्टेट वेयर ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल विदाउट एक्चुअली एनेक्सिंग देम, बिना कुछ कब्जा किए, बिना जो है कि बिना कब्जा किए ही बहुत सारे एरियाज को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। और ये कैसे हुआ? सब्सिडरी अलायंस से। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था बाय लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अंडर दिस सिस्टम द इंडियन रूलर्स हु एग्रीड टू सब्सिडरी अलायंस। अब देखो इसके अंदर था क्या, जो इंडियन रूलर जो एग्री करते थे सब्सिडरी अलायंस के लिए, उनके लिए 5 कंडीशन थी। एक्सेप्टेड द ब्रिटिश एज सुप्रीम पावर, कि ब्रिटिश हमारे सबसे सुप्रीम पावर रहेंगे, सबसे ऊपर भाई ब्रिटिश हैं। सरेंडर्ड देयर फॉरेन रिलेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एग्रीड दैट दे वुड नॉट एंटर इनटू एनी अलायंस विथ एनी अदर पावर एंड वुड नॉट वेज वॉर्स। अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपना जो फॉरेन का रिश्ता है वो सरेंडर कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। एग्री कर दिया कि हम किसी अलायंस में एंटर नहीं करेंगे किसी दूसरी पावर के साथ, और जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। accepted a British resident at their headquarter and agreed not to employ any European in their service without consulting the company। इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया, वो रूलर्स जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एग्री किया था, तो उनको ये था कि एक्सेप्ट करेंगे ब्रिटिश रेसिडेंट को अपने हेडक्वार्टर में, और एग्री करेंगे कि किसी यूरोपियन को नॉट टू एम्प्लॉय कोई दूसरा यूरोपियन इन देयर सर्विस विदाउट कंसल्टिंग द कंपनी, कंपनी से पूछे बिना किसी और को इनको नहीं लेना है। और फिर एग्रीड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एट देयर ओन कॉस्ट, कि ब्रिटिश का जो ट्रूप्स हैं, आर्मी है, उसको ये अपने खर्चे पे जो है अपने खर्चे पे मेंटेन करेंगे। और वर्चुअली लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस, और एक तरह से माना जाए तो ये एक्सेप्टेबल था कि भाई इस तरह से तो वो पूरा का पूरा अपनी आज़ादी खो देंगे। By 1856 practically all the Indian state had either been annexed or had entered into alliances with the company. The British had become the supreme power and the Indian princes were reduced to puppets। 1856 में सारे इंडियन स्टेट या तो एनेक्स कर लिए गए या फिर अलायंस के अंदर आ गए कंपनी के साथ, और ब्रिटिश जो है सुप्रीम पावर बन गया, और इंडियन के जो राजकुमार वगैरह राजा वगैरह थे वो बस कठपुतली रह गए थे। अब इसके बाद है बाय यूजिंग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये क्या था, जो लॉर्ड डलहौसी थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एनेक्स मेनी इंडियन स्टेट टू द कंपनी यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौसी थे बहुत सारे इंडियन स्टेट को इन्होंने कब्जा किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करके। अब ये है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन heirs adopted without the consent of the company could inherit only the private property of the deceased ruler and not his territory which would come under the company's rule। अब यहाँ पे इसके हिसाब से अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उत्तराधिकारी अडॉप्टेड है और कंपनी के कंसेंट के बिना पे, तो उसको सिर्फ विरासत में वही चीज़ें मिलेंगी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, अपने वो डिसीज्ड रूलर की, और पूरा टेरिटरी नहीं मिलेगा। और टेरिटरी किसके अंडर में आएगा, कंपनी के अंडर में आएगा। व्हेन द रूलर ऑफ झांसी डाइड इन 1853 leaving no natural heir, the widowed Rani was pensioned and their adopted son Anand Rao was not recognized as a lawful successor to the throne। जब झांसी की रानी
रूलर ऑफ झांसी जो है डाई किया 1853 में, तो कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो जो विधवा रानी थी उनको पेंशन दे दिया गया, पेंशन पे रख दिया गया, और उनका एडॉप्टेड सन जो आनंद राव था उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि ये जो है लॉफुल सक्सेसर नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, लीगल उत्तराधिकारी नहीं है गद्दी का। तो अदर प्रोमिनेंट यानी कि इंपॉर्टेंट स्टेट विच बिकेम विक्टिम टू द डॉक्ट्राइन वेयर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर एंड नागपुर, यानी सिर्फ और सिर्फ झांसी ही नहीं, दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेट जैसे कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर एंड नागपुर, यहाँ पे भी बिल्कुल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ही इस्तेमाल करके गद्दी छीनी गई। फिर जो प्रिंसिपल ऑफ लैप्स वाज आल्सो अप्लाइड टू टेक अवे द टाइटल एंड पेंशन ऑफ द रूलर ऑफ सम स्टेट। अब जो ये प्रिंसिपल ऑफ लैप्स है, सिर्फ देखो टेरिटरी ही नहीं ले रहा है, बल्कि उनका टाइटल वगैरह और पेंशन भी रूलर का ले रहा है कुछ स्टेट्स में। जो शाही टाइटल्स थे, रेगल टाइटल्स मतलब शाही टाइटल ऑफ नवाब ऑफ कार्नेटिक एंड तंजौर वेल टेकन अवे, अब इनका जो शाही टाइटल था वो भी ले लिया गया। दिस कॉज डिसकंटेंट अमंग द रूलर्स एज वेल एज अमंग द पीपल इन जनरल। तब इसकी वजह से जो है कि एक क्रोध आया, गुस्सा आया, नाराजगी आई रूलर्स के अंदर में और जो लोग थे उनके अंदर भी। फिर एक द रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स बिलीव्ड दैट देयर स्टेट वेयर एनेक्स्ड नॉट बाय एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बट ड्यू टू लैप्स ऑफ ऑल मोरल्स ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश। अब रूलर्स जो इंडियन स्टेट के थे भाई, वो ये सोच रहे थे कि ये हमारा जो भी कुछ कब्जा किया जा रहा है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं हो रहा है, बल्कि रस्म रिवाज जो है, मोरल वगैरह हमारा सब खत्म हो गया है ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश, उसकी वजह से ये लोग सब कुछ कब्जा कर रहे हैं। नेक्स्ट है डी कि ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिस रूल। अब यहाँ पे देखो, बस वही बताया ना कि अगर हमने ऐलान कर दिया कि अगर आपका गवर्नेंस सही नहीं चल रहा है तो बस डिक्लेयर हो गया कि नहीं चल रहा सही, अब आप छोड़ दो, ये नहीं कि प्रूफ किया जाएगा नहीं किया जाएगा। 1856 में लॉर्ड डलहौसी अनेक्स्ड अवध टू कंपनीज डोमिनियन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिस रूल। लॉर्ड डलहौसी ने 1856 में जो है अवध को कब्जा कर लिया, कंपनी के डोमिनियन में ला दिया, और वजह क्या थी? एलिज्ड मिस रूल। जो अनेक्सेशन था अवध का वॉज आर्बिट्रेरी एज द ब्रिटिश सीम टू हैव ब्रोकन देयर प्रोमिसेस मेड टू द रूलिंग चीफ। अब जो लोग वहाँ पे राज कर रहे थे उसके साथ ब्रिटिश ने कुछ प्रोमिसेस किए थे, उसके बावजूद जो एनेक्सेशन किया वो एनेक्सेशन बिल्कुल कैसा था? आर्बिट्रेरी, यानी कि बिल्कुल मनमाना था। दिस कॉज्ड रिसेंटमेंट अमंग द इंडियंस इन जनरल एंड अवध इन पर्टिकुलर। तो इसकी वजह से जो है क्रोध आया किसके अंदर? इंडियंस के अंदर और लोगों के अंदर। रिसेंटेंट एमंग द इंडियंस इन जनरल और अवध में भी पर्टिकुलरली, इसकी वजह से लोगों का गुस्सा हुआ। लॉर्ड डलहौसी जस्टिफाइड द एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द गुड ऑफ द गवर्नड, यानी कि जो शासन कर रहे हैं उनके भले के लिए ही हमने ये काम किया है, लो भाई। बट द पीपल ऑफ अवध ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके खिलाफ हैड टू फेस मोर हार्डशिप। अब देखो इसकी वजह से जो है ना अवध के लोगों को और ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी। दे हैड टू पे हायर लैंड रिवेन्यू एंड एडिशनल टैक्सेस ऑन फूड हाउसेस, फेरीज एंड जस्टिस। अब लोगों को ज़्यादा का ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ रहा है, ज़्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है फूड के ऊपर, हाउसेस के ऊपर, फेरीज मतलब घाट वगैरह के ऊपर, और जस्टिस के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। फिर उसके बाद जो डिसोल्यूशन था ऑफ नवाब ऑफ अवध आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू थाउजेंड ऑफ नोबल्स, ऑफिशियल एंड सोल्जर्स आउट ऑफ जॉब। जो डिसोल्यूशन हुआ नवाब ऑफ अवध का, आर्मी का, तो और एडमिनिस्ट्रेशन का डिसोल्यूशन हो गया, ख़त्म कर दिया गया। तो इसकी वजह से हज़ारों नोबल्स, ऑफिशियल्स और जो सोल्जर्स थे वो जॉब से बाहर हो गए। तो ब्रिटिश ने क्या किया? जब्त कर लिया, कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर लिया द स्टेट ऑफ द तलुकदार और ज़मींदार। सारा स्टेट जब्त कर लिया तलुकदार का और ज़मींदार का। द डिस्पोजेस तलुकदार बिकेम द ओपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब ये डिस्पोजेस जो तलुकदार हैं जिनका हक छीन लिया गया था, अब वो ओपोनेंट हो गए किसके? ब्रिटिश रूल के। द कंपनी सिपाहीज ऑफ हुम 75,000 वेयर फ्रॉम अवध वेयर द वर्स्ट अफेक्टेड। अब कंपनी के अंदर जो सिपाही थे, और वो सिपाही कितने थे? 75,000 अवध से, उनको सबसे बदतर तरीके से जो है प्रभाव पड़ा। These soldiers had helped the British to conquer the rest of India. इन सोल्जर्स ने मदद की थी ब्रिटिश की कि भाई बाकी सारा इंडिया का हिस्सा कब्जा करने में। But they did not like that their homeland should come under the foreign sway. अब भाई हम ही ने मदद की और तुमने हमारी ही मातृभूमि को, हमारी ही ज़मीन को यानी अवध को तुमने अपने कब्जे में ले लिया, फॉरेन रूल के अंदर में ला दिया।
द एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑल्सो अफेक्टेड द सोल्जर्स फाइनेंशियल पोजिशन, और ये कब्जा सिर्फ जो है वहीं तक नहीं रहा बल्कि इसकी वजह से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा सोल्जर्स के फाइनेंशियल पोजीशन पे। दे हैड टू पे हायर टैक्सेस ऑन द लैंड देयर फैमिलीज हेल्ड इन अवध। अब वो अपनी ज़मीनों पे जहाँ पे उनकी फैमिलीज वगैरह रह रही हैं तो वहाँ पे उनको अब हाई टैक्स देना पड़ रहा है। इनफैक्ट अवध प्लेड अ मेजर रोल इन द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो अब देखो ये जो 1857 में अपराइजिंग हुआ है उसके लिए अवध जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद देखो डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर द मुगल रूलर वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी एंड रिसीव्ड अ पेंशन फ्रॉम ब्रिटिश। बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्परर था उसको प्रोटेक्शन में रखा गया था कंपनी के और उसको पेंशन मिल रहा था ब्रिटिश से। 1849 में लॉर्ड डलहौसी अनाउंस दैट सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज रेड फोर्ट एज देयर पैलेस। दे वेयर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट टू अ पैलेस नियर कुतुब मीनार। 1849 में लॉर्ड डलहौसी ने ऐलान कर दिया कि भाई जो भी उत्तराधिकारी हैं बहादुर शाह जफर के उनको अब इजाज़त नहीं होगी लाल किले का इस्तेमाल करने के लिए अपने पैलेस की तरह से, और इनको चाहिए कि अब ये शिफ्ट हो जाएं किसी दूसरी जगह पे कुतुब मीनार के आसपास। इन 1856 लॉर्ड कैनिंग अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह his successor would not be allowed to use the imperial titles with their names and would be known as mere princes. This decision of British hurt the feeling of Muslims. Consequently, Zeenat Mahal, wife of Bahadur Shah, began plotting against them. 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ऐलान किया कि जब बहादुर शाह दैट आफ्टर डेथ ऑफ बहादुर शाह की डेथ के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको जो है बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना होगा अपना शाही टाइटल्स इंपेरियल टाइटल्स विद देयर नेम अपने नाम के साथ, और उनको बस जो है सिर्फ राजकुमार कहा जाएगा। ये डिसीज़न जो है ब्रिटिश की इसने बहुत हर्ट किया मुसलमानों की फीलिंग्स को, और इसी के कंसिक्वेंटली इसी के रिजल्ट में जीनत महल जो बहादुर शाह की वाइफ थी उसने जो है प्लॉट करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब इसके बाद एक और है वजह, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब एंड रानी लक्ष्मीबाई। नाना साहब जो थे वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड द लास्ट पेशवा। तो नाना साहब जो है अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड थे जो कि आखिरी पेशवा थे। तो जो ब्रिटिश हैं द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहब द पेंशन दे वेयर पेइंग टू बाजीराव सेकेंड। बाजीराव सेकेंड को जो पेंशन मिल रहा था उन्होंने कह दिया कि भाई नाना साहब को वो पेंशन नहीं मिलेगी। नाना साहब वॉज फोर्स टू लीव एट कानपुर फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली सीट एट पूना। अब नाना साहब को इन्होंने ज़बरदस्ती भाई कर दिया कि आपको फोर्स किया कि आप कानपुर में रहेंगे अपनी फैमिली से बिल्कुल दूर जो कि पूना में थी। दिस वॉज वाइडली रिसेंटेड इन मराठा रीजन। अब इसकी वजह से काफ़ी गुस्सा हुआ नाखुशी हुई मराठा रीजन में। नाना साहब हैड इनहेरिटेड वेल्थ फ्रॉम द फॉर्मर पेशवा। अब पहले के पेशवा से नाना के पास जो है इनहेरिटेड वेल्थ था उत्तराधिकार में जो मिलता था, विच ही यूटिलाइज्ड इन सेंडिंग एमिसरीज, यानी कि जो लोग मिशन पे होते थे उनके लिए, एमिसरीज मतलब मिशन पे जो लोग जा रहे होते थे उनके ऊपर ये पैसा वो खर्च कर रहे थे, और ये लोग जा रहे थे टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग द इंडियंस अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसीज। अब ब्रिटिश की जो नीति है उसके खिलाफ अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए हिंदुस्तानियों को ये एमिसरीज यानी कि लोगों को मिशन पे भेजा जा रहा था। नाना साहब इसका खर्चा उठा रहे थे। नाना साहब ट्रैवल्ड बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ टू गैदर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। अब नाना साहब जो है ट्रैवल कर रहे थे बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ ताकि सपोर्ट मूवमेंट के लिए ला सकें, अंग्रेजों के खिलाफ भाई सपोर्ट ना था। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी हु बिकेम द विक्टिम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स became a bitter enemy of British as her adopted son was not accepted as the heir to the throne। रानी लक्ष्मीबाई वो जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि उन्हीं के ऊपर मार पड़ी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, भाई उनके बच्चे को नहीं अपनाया गया था। तो ये बहुत ही कट्टर दुश्मन हो गई ब्रिटिश की, क्योंकि इनका अडॉप्टेड सन जो है कि उनको उत्तराधिकारी नहीं माना गया था गद्दी का। द अदर इंडियन रूलर्स हु वेयर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड became suspicious lest they should meet the same fate। अब देखो जो दूसरे इंडियन रूलर थे जिनको कि बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट नहीं हुआ था वो भी जो है शक में आ गए, है ना, कि हमको भी आज नहीं तो कल हो सकता है कि इसी तरह से ट्रीट किया जाए।
एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। अब देखो यहाँ पे ये है ना कि ब्रिटिश वाले में सॉवरेनिटी नहीं दिख रही थी। एब्सेंटी सॉवरेनिटी का मतलब है कि दैट इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी हुई है इंग्लैंड में और रूल कर रही है बैठे बैठे वहाँ से इंडिया के अंदर एट अ डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल, हज़ारों मील दूर से। तो एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज रिसेंटेड। अब ये नापसंद किया गया कि यार वो पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ से यहाँ रूल कर रहे हैं। तो इंडियन रूलर्स इसको नापसंद किए इस बात को। द अर्लियर रूलर लाइक मुगल्स हु हैड कॉन्क्वर्ड इंडिया हैड इन कोर्स ऑफ टाइम सेटल्ड इन इंडिया। अब पुराने जो भी रूलर थे मुगल्स वगैरह से लेके जो भी थे जिन लोगों ने इंडिया के ऊपर कब्जा किया था, समय के साथ वो सब तो सब सेटल हो गए इंडिया के अंदर, जबकि ये ब्रिटिश ऐसा नहीं कर रहे थे। द रेवेन्यूज दे कलेक्टेड फ्रॉम द इंडियंस वेयर स्पेंट इन इंडिया ओनली। और जो पैसा वो लोग कलेक्ट करते थे जैसे मुगल वगैरह ने किया, तो वो सारा पैसा हिंदुस्तान से जो कमाते थे हिंदुस्तान में भी ही लगाया। बट इन केस ऑफ ब्रिटेन द इंडियंस फेल्ट that they were being ruled from England and India's wealth was being drained to England and not utilized for their welfare। अब ब्रिटेन के केस में ये था कि ब्रिटेन रूल तो कर रहा है लेकिन सारा का सारा पैसा यहाँ से ड्रेन कर रहा, खाली करके ले जा रहा, इंग्लैंड में इस्तेमाल हो रहा है, उनके फ़ायदे के लिए, हिंदुस्तानियों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो है पॉलिटिकल कॉजेज़ थी। अब देखो यहाँ पे सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ दी हुई हैं। British government attempt to interfere in the social and religious life of the Indians led to widespread fear among the masses। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की कि चलो भाई बीच में घुसते हैं इनके सामाजिक मुद्दों में और इनके धार्मिक मुद्दों में, धार्मिक जिंदगी में, और इसकी वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड फियर लोगों के बीच में खौफ फैला, बहुत सारे लोगों के बीच में। अब सबसे पहला पॉइंट है इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम। अब इनका जो सामाजिक कस्टम था उसके बीच में इन्होंने जो है इंटरफेयर किया। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया वेयर एम्ड एट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द पीपल। कुछ ऐसे बदलाव थे जो ब्रिटिश ने किए थे इंडिया के अंदर ताकि उनका मेन मोटो था कि इम्प्रूव करें लोगों की कंडीशन को। हाउएवर व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग सच रिफॉर्म द फीलिंग ऑफ पीपल वेयर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब कोई बदलाव अगर आप ला रहे हो तो आपको लोगों का ख्याल करना पड़ेगा, तो उनको कंसीडर नहीं किया गया ऐसे बदलाव को लाते हुए। तो रिजल्ट ये हुआ कि दैट द रिफॉर्म लाइक द एबोलिशन ऑफ सतीन 1829, इंट्रोडक्शन ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट 1856 एंड द ओपनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स वेयर नॉट वेलकम्ड बाई मासेस। अब ये कुछ चीज़ें जो बदलाव हुई, सती वाला है और विधवा की दोबारा शादी वाला है और वेस्टर्न एजुकेशन लड़कियों के लिए भी हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ लोगों द्वारा एक्सेप्ट की गई लेकिन कुछ लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई, यानी कि पूरे मासेस द्वारा एक्सेप्ट नहीं हुई। एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशन। अब लोगों के दिलों में जो है ना एप्रीहेंशन यानी कि एक डर टाइप का था मॉडर्न इनोवेशन की वजह से, यानी नई नई तकनीक की वजह से। पीपल वेयर सस्पिशियस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इनोवेशन लाइक रेलवे एंड टेलीग्राफ। अब लोगों को शक था भाई, शक की निगाह से देखते थे मॉडर्न इनोवेशन को, जैसे रेलवे का आना, टेलीग्राफ का आना। देयर वेयर रूमर्स दैट टेलीग्राफ पोल्स वेयर इरेक्टेड टू हैंग दोज हु वेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब भाई देखो लोगों के अंदर ये अफवाह थी कि जो टेलीग्राफ के लिए बड़े बड़े खंबे लगाए जा रहे हैं वो सीधे लगाए जा रहे हैं ताकि जो ब्रिटिश के खिलाफ जाएगा उसको लटका दिया जाएगा। सिमिलरली ऑर्थोडॉक्स यानी ऑर्थोडॉक्स इंडियंस नोटेड दैट इन रेलवे कंपार्टमेंट द हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट वेयर मेड टू सिट साइड बाय साइड। They believed that the British had introduced such practices to defy their caste and religion। अब कुछ परंपरागत लोग थे पुराने ज़माने के कि भाई नौकर है तो मालिक के साथ बैठ नहीं सकता, तो उन्होंने ये नोट किया कि रेलवे का जो कंपार्टमेंट है उसमें हायर और लोअर कास्ट के लोग जो होंगे बगल बगल में बैठेंगे। तो इन लोगों ने बिलीव किया कि ब्रिटिश जो है ऐसा कुछ इसीलिए ला रहा है ताकि वो चैलेंज करें हमारे कास्ट को और रिलीजन को। फिर यहाँ पे पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जातिवाद भेदभाव। तो जातिवाद भेदभाव वाला जो है पॉलिसी आया। द ब्रिटिश ऑफिसर वेयर रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड द इंडियंस। अब देखो ये बहुत ही जो है रूड थे और एरोगेंट थे, गुस्से वाले थे टुवर्ड द इंडियंस के तरफ तो इनका जरा सा भी रवैया अच्छा नहीं था। दे बिलीव्ड दैट दे वेयर सुपीरियर टू इंडियंस एंड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्ट
टूवर्ड द इंडियंस। अब ये समझते थे ना कि यार हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम हिंदुस्तानियों से बेहतर हैं, तो कंटेम्प्ट मतलब टूवर्ड द इंडियन, यानी हिंदुस्तानियों का तिरस्कार करते थे ये। दे डब्ड द मुस्लिम एज क्रूअल एंड अनफेथफुल। अब इन्होंने जो है कि डब किया कि भाई मुस्लिम्स जो है क्रूअल होते हैं और भरोसे के लायक नहीं होते। कुछ यूरोपियन सम यूरोपियन ऑफिसर्स इल ट्रीटेड एंड इंसल्टेड इंडियंस। और कुछ यूरोपियन ऑफिसर्स वगैरह जो थे उन्होंने इल ट्रीट किया और इंसल्ट किया इंडियन को। सच एक्ट ऑफ अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन एलियनेटेड द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन मासेस। अब इस तरह का जो भेदभाव हुआ और अनजस्ट हुआ, अन्याय हुआ, तो इसकी वजह से जो है ब्रिटिश एलियनेट हो गए इंडियन मासेस से। अब इंडियन मासेस नहीं सोच रहा है कि ये हमारे बीच के हैं। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, द पुलिस एंड पैटी ऑफिशियल्स वेयर करप्ट। जो पुलिस थी और छोटे मोटे अधिकारी जो थे वो सारे के सारे करप्ट थे। रिच गॉट अवे विथ क्राइम बट द कॉमन मैन वॉज लूटेड, ऑप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड। अब जो अमीर आदमी था वो कोई जुर्म करके आराम से बच जाता था, लेकिन कॉमन मैन को जो है लूट लिया जाता था, उत्पीड़ित किया जाता था और टॉर्चर किया जाता था। फिर इसके बाद है ऑपरेशन ऑफ द पुअर, यानी कि उत्पीड़न गरीब का। द कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम इनेबल्ड द रिच टू ऑपरेस द पुअर। अब ये जो जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, जुडिशियल न्याय का जो सिस्टम था उसने अमीर को एक तरह से इनेबल कर दिया था, हक दे दिया था कि भाई तुम आराम से गरीब को दबा सकते हो और उसको उत्पीड़ित कर सकते हो। फ्लॉजिंग, टॉर्चर एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ कल्टिवेटर फॉर देयर इनेबिलिटी टू पे एरियर्स ऑफ रेंट, लैंड रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट ऑन डेप्ट वेयर क्वाइट कॉमन। फ्लॉजिंग का मतलब है मारना, पीटना, टॉर्चर करना, उनको कब्जे में करके इम्प्रिजन कर देना कल्टिवेटर्स को, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, एरियर रेंट का नहीं दे पा रहे हैं, लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं और इंटरेस्ट जो भी कर्जा लिया है उस पर नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सब कुछ मारना पीटना ये कॉमन हो गया था। Thus the growing poverty made the poor desperate and led them to join a general uprising in the hope of improving their lot. अब गरीबी बढ़ती जा रही है तो जो गरीब हैं वो हताश हो गए और इनकी जो हताशा है, इनकी हताशा ने इनको जो है आगे यह है ज्वाइन करवाया जनरल अपराइजिंग। जो जनरल अपराइजिंग हो रही थी उसमें कि ये जो है अपराइजिंग में ये भी जो है अपना जो है कि पार्ट निभाने के लिए चल पड़े, ताकि क्या हो, एक उम्मीद थी कि कुछ बेहतर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। अब इसके अलावा देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज। ब्रिटिश वेयर डिफरेंट फ्रॉम इंडियंस इन रेस। अब जातिवाद में, रेस में, किसी भी मामले में, रेस में, रिलीजन में और सेंटीमेंट वगैरह में, फीलिंग्स वगैरह में ये जो ब्रिटिश थे बहुत ही अलग थे हिंदुस्तानियों से। 18th सेंचुरी द ब्रिटिश शोड अ फ्रेंडली एटीट्यूड टूवर्ड इंडियन रिलीजन। ब्रिटिश ने जो है कि एक दोस्त की तरह जो है कि एटीट्यूड दिखाया था इंडियन रिलीजन्स को। दे हैड नो पर्टिकुलर जिल फॉर देयर ओन रिलीजन एंड द कंपनी इवन एक्टेड एज अ ट्रस्टी ऑफ सम हिंदू टेम्पल। अब उन्होंने कोई पर्टिकुलर जिल नहीं दिखाया अपने खुद के रिलीजन के लिए, और बल्कि कुछ ऐसे भी कंपनी के अंदर थे, कंपनी खुद जो है कई सारे मंदिरों की ट्रस्टी बनी हुई थी, भाई पैसा दान कर रही थी। हाउएवर 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में, दिस एटीट्यूड अंडरवेंट अ चेंज। ये एटीट्यूड बिल्कुल जो है बदल गया ऐठन। ब्रिटिश बिगेन टू इंटरफेयर विद द लोकल रिलीजियस एंड सोशल कस्टम। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने शुरुआत कर दिया भाई दखल देना लोकल रिलीजियस और सोशल कस्टम के अंदर, लोकल धार्मिक और सामाजिक कस्टम वगैरह के अंदर उन्होंने जो है दखल देना शुरू कर दिया। और इन्होंने किया निंदा की, डिनाउंस्ड आइडल वर्शिप एंड डब्ड लोकल बिलीफ एज इग्नोरेंस। और इन्होंने जो है कहा, निंदा की, आइडल वर्शिप की और कहा कि ये जो है करार दिया कि ये बिल्कुल जहालत है आइडल वर्शिप। अब ये देखो हिंदुओं के सेंटीमेंट पे सीधे वॉर कर रहे हैं। आफ्टर 1813 देयर वॉज एन इंक्रीज बोथ इन द नंबर एंड एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज। 1813 के बाद इंक्रीज हुआ, क्या इंक्रीज हुआ, बोथ, दोनों चीज़ें बढ़ी, एक तो नंबर्स और दूसरा उनकी हरकतें। क्रिश्चियन मिशनरीज की, क्रिश्चियन मिशनरीज भी बढ़ते गए, उनकी हरकतें भी बढ़ती गई। द इंडियन थॉट दैट द गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग मिशनरीज हु वुड कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी। अब हिंदुस्तानियों को लग रहा था कि यार ये तो बिल्कुल बढ़ाए जा रहे हैं मिशनरीज को, और ये मिशनरीज क्या करने वाले हैं, ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने वाले हैं, ये हमको बदल देंगे क्रिश्चियन में। फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, खौफ वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ वो आज भी रहता है।
वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अ नंबर ऑफ स्कूल। अब ये जो देखो पश्चिमी एजुकेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया कई सारे स्कूलों में। 1829 में बंगाल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड एन इंग्लिश स्कूल इन कलकत्ता मद्रासा विच वॉज अ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन। अब 1829 में बंगाल गवर्नमेंट ने इंग्लिश क्लास लगाई कलकत्ता मदरसा में, जो कि एक मुस्लिम संस्थान था। लेटर इंग्लिश क्लासेस वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन बनारस संस्कृत कॉलेज। फिर इंग्लिश को बनारस संस्कृत कॉलेज में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। द शिफ्टिंग ऑफ एम्फेसिस फ्रॉम ओरिएंटल लर्निंग टू वेस्टर्न एजुकेशन was not received well by the people, especially the पंडित and the मौलवीज। अब जो emphasis था यानी दबाव दिया जा रहा था फ्रॉम ओरिएंटल यानी ट्रेडिशनल पुराना लर्निंग से हट के अब जो दबाव दिया जा रहा है वेस्टर्न एजुकेशन पे, ये हर कोई अच्छे से इसको एब्जॉर्ब नहीं किया, रिसीव नहीं किया। स्पेशली पंडित और मौलवी तो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। दे सॉ इन इट एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज ट्रेडिशनल इस्लामिक एंड हिंदू स्टडीज़। उन्होंने देखा कि यार ये तो कोशिश की जा रही है, डिस्करेज किया जा रहा है हमारे पुराने रीति रिवाजों को, जो कि इस्लामिक और हिंदुत्व की पढ़ाई लिखाई है उसको, इसके ऊपर ये हमला कर रहे हैं। People started suspecting that the aim of Western education was not to promote literature and sciences, but to encourage their children to become Christians. अब लोग जो है सस्पेक्ट करने लगे कि यार इसका इरादा इन लोगों का अच्छा नहीं है, इनका एम वेस्टर्न एजुकेशन का ये नहीं है कि ये प्रमोट करेंगे लिटरेचर को, इंग्लिश को और साइंस को, बल्कि ये तो इनकरेज करना चाहते हैं हमारे बाल बच्चों को ताकि वो आगे चल के क्रिश्चियन बन जाए। टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, अब ये भी एक वजह थी। रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द इंडियंस वेयर हर्ट बाय द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग लैंड्स बिलोंगिंग टू टेम्पल एंड मॉस्क। अब रिलीजियस सेंटिमेंट जो थे, रिलीजियस धार्मिक भावनाएं जो थी हिंदुस्तानियों की, उनके ऊपर प्रहार किया गया। ऑफिशियल पॉलिसी लेके आई गई, उन सारी ज़मीनें जो कि टेम्पल की थी, मंदिर की थी और मस्जिद की थी, उनके ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। सच लैंड हैड बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन बाय प्रीवियस इंडियन रूलर्स। और पुराने जितने भी इंडियन रूलर थे उन्होंने मंदिर मस्जिद की ज़मीनों से और उसके एरिया से, टेरिटरी से पैसा कमाना बिल्कुल ही नहीं रखा था, उसको एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ था कि भाई ये दायरे में नहीं आएंगे टैक्स वगैरह के। द फैमिलीज डिपेंडेंट ऑन दिस लैंड बिगेन टू प्रोपगेट दैट ब्रिटिश वेयर ट्राइंग टू अंडरमाइन द रिलीजियंस ऑफ इंडिया। अब जो भी परिवार इसके ऊपर डिपेंड थे, इन ज़मीनों पे जो मंदिर मस्जिद से लगी हुई थी, उन्होंने ये बात फैलानी शुरू कर दी कि देखो भाई ये तो हमको खोखला करना चाहते हैं, अंडरमाइन करना चाहते हैं, हमारे धर्म को खोखला करना चाहते हैं। कौन? ब्रिटिश इंडिया के धर्म को खोखला करना चाहते हैं। फिर आई लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850 चेंज द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। अब जो रिलीजियस डिसेबिलिटी थी यानी कि धर्म के अंदर जो डिसेबिलिटी थी, तो उसके लिए एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम है रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। ये नाम दे दिया गया था, ऐसी कोई कमी थी नहीं, और इसमें जो है हिंदू लॉ प्रॉपर्टी जो थी उसको बदल दिया गया। अब इसमें इनेबल हो गया था कि अगर कोई कन्वर्ट होगा फ्रॉम हिंदुइज्म टू अदर रिलीजन, है ना, अगर कोई आदमी कन्वर्ट होता है, हिंदुत्व को छोड़ता है, किसी दूसरे मजहब को इख्तियार करता है, तो वो इनहेरिट कर पाएगा अब प्रॉपर्टी अपने फादर का, यानी कि अपनी पुरानी संपत्ति का वो अधिकारी होगा। द हिंदूज रिगार्डेड दिस एज एन इंसेंटिव टू गिव अप वंस रिलीजियस फेथ। अब हिंदुओं को लगा कि अरे भाई हिंदू से बाहर निकल जाएगा फिर भी बाप की संपत्ति पे उसको अधिकार होगा। इसका मतलब ये एक लालच दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि एक आदमी अपना धर्म छोड़ दे तो भी कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये धर्म छोड़ने के लिए ये दिया जा रहा है उसको। इकोनॉमिक काउजेस, पहला पॉलिटिकल था, फिर सोशल रिलीजियस, अब इकोनॉमिक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द पॉपुलर डिसकंटेंट was the economic exploitation by the British. The economic exploitation took in the following form. सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो था नाराज़गी का, गुस्से का, वो था इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से शोषण ब्रिटिश के द्वारा। तो जो आर्थिक रूप से शोषण हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, उसमें सबसे पहला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एग्रीकल्चरल इंडिया वॉज मेड एन इकोनॉमिक कॉलोनी टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। अब जो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी वाला हिंदुस्तान था उसको आर्थिक कॉलोनी बना दिया गया था ताकि वो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा पहुंचा सके इंडस्ट्रियल इंग्लैंड को, इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ को।
India was forced to export at cheaper rate raw material like raw cotton, raw silk that the British industries needed urgently, plantation product like indigo and tea, and food grains which were in short supply in Britain. हिंदुस्तान को फोर्स किया गया कि भाई तुम भेजो और सस्ते दामों में भेजो सारा कच्चा माल, जैसे कॉटन हुआ, रॉ सिल्क हुआ और सिल्क हुआ, वो सारी चीज़ें जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को चाहिए थी अर्जेंटली यानी फ़ौरन रूप से, और प्लांटेशन करो ऐसी चीज़ों का जैसे इंडिगो का, टी का, और फूड ग्रेन्स ऐसा जो कि वहाँ पे ब्रिटेन में सप्लाई जिसकी कम है. India was made to accept ready-made British goods either duty-free or at nominal duty rates, while Indian products were subjected to high import duties in England. इंडिया को एक्सेप्ट करने पे मजबूर किया गया कि आप ब्रिटिश का रेडीमेड चीज़ ले लो और ड्यूटी फ्री रहेगा या फिर नॉमिनल ड्यूटी, आइदर ड्यूटी फ्री और एट नॉमिनल ड्यूटी रेट्स पे, जबकि इंडियन प्रोडक्ट को सब्जेक्ट किया गया हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के साथ. इन इंग्लैंड में हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के साथ भेजा जा रहा था. द इंडियन हैंडमेड गुड्स वेयर अनेबल टू कॉम्पीट विद द चीपर मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट. अब जो हिंदुस्तान के लोग हैं भाई हाथ से मेहनत करके बना रहे थे, तो वो जो है मशीनों से बने हुए सस्ते कपड़े का मुकाबला नहीं कर पाए. दिस ruined द इंडियन इंडस्ट्री, डिप्राइव्ड द आर्टिजन ऑफ देयर इनकम एंड reduced द एवेन्यू ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर लेबर. अब इसकी वजह से बर्बाद हो गया हिंदुस्तान का इंडस्ट्री और लोग महरूम रह गए, है ना, और महरूम हो गए सारे आर्टिजन अपने इनकम से, और उनके अंदर जो काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए था ना, लेबर के लिए, वो सब कुछ ख़त्म होने लगा धीरे धीरे. ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन डिप्राइव्ड इंडिया ऑफ हर एग्रीकल्चरल सरप्लस एंड रेज द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल. और इसके अलावा दूसरी तरफ एक्सपोर्ट जो हो रहा था रॉ मटेरियल का और फूड ग्रेन का, इसने वंचित कर दिया हिंदुस्तान को एग्रीकल्चर सरप्लस से, यानी जो ज़्यादा अनाज हुआ करता था, सरप्लस हुआ करता था, अब हो ही नहीं रहा है, यानी कमी होने लगी, सारा सामान बाहर जाने लगा. तो इसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर प्राइसेस बढ़ती चली गई चीज़ों की, ग्रेन्स वगैरह की. दस द चेंज इन द नेचर ऑफ इंडियाज़ ट्रेड बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्लॉइटिंग इंडियाज़ रिसोर्सेज. तो जो चेंज था इंडियाज़ के ट्रेड में, वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया और इससे जो है कि एक्सप्लॉइट हो गया, शोषण हो गया इंडियाज़ के रिसोर्सेज का, चीज़ें जो है बिल्कुल ख़त्म होने लगी. इसके अलावा देखो सेकेंड रीज़न दिया है ड्रेन ऑफ वेल्थ. टिल द बैटल ऑफ प्लेसी 1757 यूरोपियन ट्रेडर यूज टू ब्रिंग गोल्ड इनटू इंडिया टू बाई इंडियन कॉटन एंड सिल्क. अब बैटल ऑफ प्लेसी तक 1757 तक यूरोपियन ट्रेडर उधर से लेके आते थे, गोल्ड लेके आते थे हिंदुस्तान के अंदर, उसी गोल्ड के बदले में कॉटन और सिल्क खरीदा करते थे. हाउएवर जब कॉन्क्वेस्ट हुआ बंगाल का, तो ब्रिटिश ने स्टॉप कर दिया गेटिंग गोल्ड इनटू इंडिया, अब गोल्ड लाना ही बंद कर दिया. दे बिगेन टू परचेज रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड फ्रॉम द सरप्लस रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड प्रॉफिट फ्रॉम ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सामान खरीदना शुरू किया, सामान रॉ मटेरियल खरीदना शुरू किया इंडस्ट्रीज़ के लिए इंग्लैंड की. और कहाँ से शुरू किया, जो सरप्लस होता था ना बंगाल से, और जो प्रॉफिट होता था ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड से, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे जो ट्रेड होता था तो वो ड्यूटी फ्री करने लगे, तो उससे जो मुनाफा हो रहा है और बंगाल से जो मुनाफा हो रहा है सरप्लस रिवेन्यू, उसी से इन्होंने खरीदारी शुरू कर दी. अब ये अपने यहाँ से सोना लाना बंद कर दिए. Thus began the process of plundering India's raw material resources and wealth by Britain. अब इन्होंने अपना जो है प्रोसेस तरीका शुरू कर दिया लूट मार का, प्लंडरिंग का, लूट मार करने लगे ये हिंदुस्तान के सारे कच्चे मटेरियल्स को, सारे रिसोर्सेज को, और जो भी धन था, दौलत थी, उस सब चीज़ों को. The transfer of wealth from India to England, for which India got no proportionate economic return, is called drain of wealth. अब ये ट्रांसफ़र हो रहा है सारा का सारा वेल्थ, खजाना, कहाँ से भाई, हिंदुस्तान से, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ जो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है इंग्लैंड पे, जिसके लिए हिंदुस्तान को कुछ भी आर्थिक रूप से वापसी नहीं हो रही है कि कुछ आर्थिक रिटर्न उसको मिल पा रहा हो, तो इसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ. और द ड्रेन इंक्लूडेड द सैलरीज, इनकम एंड सेविंग्स ऑफ इंग्लिशमैन, the British expenditure in India on the purchase of military goods, office establishment, interest on debt, unnecessary expenditure on the army, etc.
ड्रेन ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जो भेजा जा रहा वही है, ड्रेन के अंदर ये भी था जो सैलरी दी जा रही है, जो इनकम और सेविंग है इंग्लिशमैन की यानी ब्रिटिशर्स की, जो ब्रिटिश का पूरा खर्चा है, और मिलिट्री गुड्स वगैरह खरीदने पे जो खर्चा हो रहा है, ऑफिस बनाने पे जो खर्चा हो रहा है, और जो कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट है, और अननेसेसरी बिला वजह जो खर्च किया जा रहा है आर्मी के ऊपर, ये सब ड्रेन ऑफ वेल्थ में आता है। ये सब जो है कि इस सब की वजह से जो है वेल्थ ड्रेन हो रहा था। थर्ड है डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट। हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज। बहुत सारा ड्यूटी लगा दिया गया इंडियन सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर ब्रिटेन के में, और इसकी वजह से बर्बाद हो गया हिंदुस्तान का इंडस्ट्री। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश गुड्स वेयर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया एट नॉमिनल ड्यूटी, और जबकि ब्रिटिश का जो गुड्स आता था हिंदुस्तान के अंदर वो बहुत नॉमिनल ड्यूटी पे आता था। बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स फ्रॉम इंडिया पर्टिकुलरली सीज्ड। अब देखो मिडिल में 19th सेंचुरी के ऐसा हुआ कि एक्सपोर्ट कॉटन सिल्क का इंडिया से प्रैक्टिकली बिल्कुल बंद हो गया। जो आर्ट था स्पिनिंग एंड वीविंग का, विच फॉर एजेस हैड गिवन एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड ऑफ आर्टिजन, बिकेम एक्सटेंट। अब भाई कोई ले ही नहीं रहा है, और इतना ज़्यादा हैवी अगर ले भी रहा है ब्रिटिश तो इतना ज़्यादा हैवी टैक्स वगैरह लगा के ले रहा है, तो स्पिनिंग का आर्ट वगैरह जो सदियों से चला आ रहा था, जिसने हज़ारों लोगों को रोजगार दिया था, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। The misery of the artisans was further compounded by the disappearance of their traditional patrons and buyers, the princes, chieftain and जमींदार। अब ये जो माइजरी थी यानी कि बुरा हाल था आर्टिजन्स का, वो और फर्दर कंपाउंडेड अब क्या हुआ इसके साथ साथ कि डिसअपियरेंस हो गया, उनका ट्रेडिशनल पैटर्न्स वगैरह चला गया। ट्रेडिशनल पैटर्न्स वगैरह मतलब वही जो उनके संरक्षक थे और जो खरीदार थे वो चले गए, जैसे कि प्रिंसेस हैं, चिफ्टेन और ज़मींदार, ये सब अपनी अथॉरिटी वगैरह तब तक खो चुके थे। फोर्थ है इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री। द पीजेंट वेयर डिसकंटेंट विद द ऑफिशियल लैंड, बिल्कुल नाखुश थे ऑफिशियल लैंड से, ऑफिशियल लैंड रिवेन्यू पॉलिसी एंड द कंसिक्वेंट लॉस ऑफ देयर लैंड, और जो है उनका जो ज़मीन छीनी चली जा रही थी, लॉस हो रहा था, ज़मीन कब्जे में चली जा रही थी ब्रिटिशर्स के, उससे वो बिल्कुल नाखुश थे। इनफैक्ट इट वॉज द पीजेंट्री दैट बोर द हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस टू प्रोवाइड मनी फॉर ट्रेड ऑफ द कंपनी फॉर द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वॉर्स ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। इनफैक्ट ये पीजेंट्री ही थे जो कि सारा का सारा बोझ उठा रहे थे, हैवी बर्डन टैक्स का, ताकि पैसा दिया जा सके, पैसा प्रोवाइड हो सके, ताकि कंपनी ट्रेड कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, और जो लड़ाई झगड़े हैं उनके, वॉर वगैरह हैं ब्रिटिश के, वो सारा का सारा खर्चे का बोझ पीजेंट्री पे था। एक्सपेंशन जो कर रहे थे उन सब में जो भी लग रहा था वो इन्हीं का था। फॉर एग्जाम्पल इन बंगाल द लैंड रेवेन्यू वॉज डबल द अमाउंट कलेक्टेड अंडर द मुगल। अब बंगाल में देख सकते हो, बंगाल का एग्जांपल दिया है कि मुगल के टाइम में जो टैक्स था उसका जस्ट डबल टैक्स वो वसूल रहे थे। नॉट इवन अ पार्ट ऑफ दिस रेवेन्यू वॉज स्पेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और ऑन वेलफेयर ऑफ द कल्टिवेटर। एक हिस्सा भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे या फिर लोगों की अच्छाई के लिए जो कल्टिवेट कर रहे हैं ज़मीन को। इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू फोर्स्ड मेनी पीजेंट्स इनटू इंडेप्टनेस और इनटू सेलिंग देयर लैंड्स। अब बहुत सारा लैंड रेवेन्यू होगा तो इसकी वजह से लोग क्या होंगे, कर्ज में मुब्तला हो गए और उनको ज़मीनें अपनी बेचनी पड़ गई। द ट्रेडिशनल ज़मींदार वेयर रिप्लेस्ड बाय मर्चेंट एंड मनी लेंडर्स। अब जो पुराने ज़मींदार वगैरह थे उनको हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, उनकी जगह पे मर्चेंट आ गए और मनी लेंडर देनदार आ गए। दीज न्यू लैंड ओनर हैड नो कंसर्न फॉर द पीजेंट। अब ये जो नए लोग आए ना, लैंड ओनर्स और ये मर्चेंट और मनी लेंडर्स, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, इनका कोई कंसर्न ही नहीं था पीजेंट के साथ, किसानों के साथ। दे पुश्ड रेंट टू एक्सॉर्बिटेंट लेवल एंड एविक्टेड देयर टेनेंट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। हद से ज़्यादा, एक्सॉर्बिटेंट का मतलब पुश किया, रेंट को बढ़ाया हद से ज़्यादा, और एविक्ट कर दिया देयर टेनेंट, और हटा देते थे टेनेंट को, किराएदार को, अगर वो नॉन पेमेंट करता था। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द पीजेंट अफेक्टेड कल्टिवेशन एंड लेड टू मेनी फेमाइन्स। अब ये जो आर्थिक रूप से आर्थिक स्थिति डिक्लाइन हो रही है,
किसानों की और आपका जो कल्टीवेशन अफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से कई बार क्या हुआ, अकाल आया। अब इसके बाद है ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। द ट्रेडिशनल रूलर हैड गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्कॉलर्स, प्रीचर्स एंड मेन ऑफ आर्ट्स। जो पुराने रूलर थे उन्होंने जो है आर्थिक रूप से सपोर्ट दिया हुआ था विद्वानों को, प्रवचन देने वालों को, और जो लोग आर्ट में, कला में माहिर थे। द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश लेड द डिक्लाइन ऑफ सच रूलर एंड ग्रेजुअली देयर पैट्रोनेज केम टू एन एंड। अब ये जो ब्रिटिश आए तो इन्होंने जो है ख़त्म कर दिया ऐसे रूलर्स को, और इनका जो संरक्षण था वो पूरा ख़त्म हो गया। यानी कि इनके जो संरक्षण में वो जो लोग थे, संरक्षण ही ख़त्म, तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे, स्कॉलर, प्रीचर, आर्ट्स, ये सब एंड हो गया बिल्कुल उनका संरक्षण रूलर्स का। दस ऑल दोज हु डिपेंड ऑन देयर पैट्रोनेज वेयर इम्पोवेस्ड। अब ये जो लोग थे, यानी स्कॉलर, प्रीचर और आर्ट वाले लोग थे, ये जो लोग डिपेंड होते थे किसके ऊपर, अपने संरक्षक के ऊपर, तो वो अब डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई और ये पूरा आर्थिक रूप से ख़त्म हो गए, टूट गए। When the native state were annexed to the British Dominion, thousands of soldiers and officials in administrative, military and judicial posts became unemployed because British policies excluded Indian from high post. जब नेटिव स्टेट, अपना ही स्टेट में को एनेक्स किया गया, ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर ला दिया गया, हज़ारों सोल्जर और जो ऑफिशियल्स थे, यानी कि ऑफिस में काम करने वाले थे, एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में और जुडिशियल पोस्ट पे थे, वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए, क्योंकि ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो ऐसी थी कि उसमें किसी भी हाई पोस्ट पे जो है कोई हिंदुस्तानी नहीं रहेगा, तो इन सारे हिंदुस्तानियों को हाई पोस्ट से निकाल दिया गया। ऑल दिस पीपल बिकेम बिटर एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ये सारे लोग जो है बिल्कुल ब्रिटिशर्स के कट्टर दुश्मन हो गए। इसके बाद है इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर। इंडिगो ट्रेड वाज हाईली प्रॉफिटेबल टू द ब्रिटिश, बट द कंडीशन अंडर विच द पेजेंट हैड टू वर्क वेयर इनह्यूमन। जो इंडिगो का व्यापार था वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद था ब्रिटिश के लिए, लेकिन जिस कंडीशन में वर्कर्स काम करते थे वो बिल्कुल अमानवीय था। द पेजेंट वेयर फोर्स्ड टू कल्टिवेट ओनली इंडिगो इन द फील्ड्स चोजन बाय ब्रिटिश प्लांटर्स। जो पेजेंट थे, किसान थे, उनको फोर्स किया जाता था कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडिगो बोओगे उन खेतों में जिसमें ब्रिटिश प्लांटर्स ने हुक्म दिया है, जो जिसको चूज़ किया है। If they planted anything else, their crop were destroyed and their cattle were carried off as punishment. अगर कोई ऐसा हिम्मत करता था कि कोई दूसरा क्रॉप बो दिया इंडिगो के अलावा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उसका क्रॉप पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था और पनिशमेंट के तौर पे उसका कैटल ले लिया जाता था। फिर उसके बाद है एक और वजह है पॉवर्टी एंड फेमाइन। British economic exploitation, decay of indigenous industries, high taxation, the drain of wealth, stagnation of agriculture, and exploitation of the poor peasant reduced the Indians to extreme poverty. आर्थिक रूप से पूरा लूट लिया गया देश को, और पुराने इंडस्ट्रीज़ को, स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया, हैंडीक्राफ्ट वगैरह को, टैक्सेशन बढ़ाया गया और सारा पैसा यहाँ से जाने लगा इंग्लैंड। और जो एग्रीकल्चर है उसका ग्रोथ भी धीरे धीरे कम हो गया, मतलब वो ग्रो ही नहीं कर रहा था, और जो शोषण हुआ गरीबों का, उससे पूरा हिंदुस्तान जो है बिल्कुल गरीबी की तरफ अग्रसर हो गया। फेमाइन रेवेज, रेवेज का मतलब होता है लूट लिया, तो फेमाइन रेवेज द कंट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी कि अकाल जो आया उसने कंट्री को सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में पूरी तरह लूट लिया। There were 12 major and numerous minor famines between 1765 and 1857. देख सकते हो आप कि 12 छोटे और बड़े फेमाइन यानी अकाल आए 1765 से 1857 के बीच में। The famines were the result of drought, other natural calamities as well as bad administration. अकाल की वजह क्या है? सूखा या कोई दूसरी प्राकृतिक आपदाएं या फिर बुरा एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की वजह से जो है फेमाइन आया, अकाल आया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नथिंग टू लेसन पीपल्स माइजरी। लोगों का दुख कम करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। फिर डेक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। अब ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, यानी कि तालुकदार, ज़मींदार वगैरह जो थे वो भी ख़त्म हो गए। कैसे?
द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी विच इंक्लूडेड द तालुकदार एंड द हेरिडेटरी लैंडलॉर्ड वेर डिप्राइव्ड ऑफ देयर स्टेट। जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थे, जिनमें तालुकदार थे और ख़ानदानी लैंडलॉर्ड वगैरह थे, उनको जो है अपने स्टेट से, अपनी ज़मीनों से हटा दिया गया, अपने पद से हटा दिया गया। अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ इनाम कमीशन 1852, 20,000 estates were confiscated when the landlord failed to produce evidence like title deed by which they held the land। इनाम कमीशन जब आया तो इससे ज़मीनें जब्त कर ली गई उन सारे लैंडलॉर्ड वगैरह की जो फेल कर गए किसी भी तरह का सबूत देने में, यानी टाइटल डीड वगैरह की जिससे उनको अधिकार मिला हुआ था उस ज़मीनों का मालिक बनने का। तो वो टाइटल डीड्स वगैरह जो है शो नहीं कर पाए, कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, तो उनकी ज़मीनें छीन ली गई और दीज कंफिस्केटेड लैंड्स वेयर सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन टू द हाईएस्ट बिडर। और ये जब्त की हुई ज़मीनें जो है नीलामी में बेच दी गई जो इसने सबसे बड़ी बोली लगाई। Such estates were usually purchased by merchant and money lender who did not understand the need of tenant and exploited them। अब ये जो अमीर मर्चेंट और मनी लेंडर ने इन ज़मीनों को खरीदा बड़ी बड़ी बोलियां लगा के, उनको कोई मतलब नहीं था किराएदार से और उनकी ज़रूरतों से, और उन्होंने भी क्या किया, पूरा शोषण किया उनका, किसानों का। This drove the landed aristocracy to poverty without benefiting the peasantry which suffered under the weight of exorbitant land revenue। अब इसने क्या किया, ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है इसने ये ले गया, किधर ले गया, पॉवर्टी की तरफ ले गया, और कोई बेनिफिट नहीं हुआ किसानों को। और ये किसके जो है वो दबाव में थे, एक्सॉर्बिटेंट लैंड रेवेन्यू, यानी कि बहुत ही हद से ज़्यादा जो है लैंड रेवेन्यू के अंदर ये लोग सफ़र कर रहे थे। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है हद से ज़्यादा। अब मिलिट्री कॉसेस देखते हैं तो सेवरल मेल फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ इंडियन सोल्जर टुवर्ड द कंपनी। बहुत सारी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स का एटीट्यूड बदला कंपनी की तरफ। जो पहले एटीट्यूड था अब नहीं रहा। इसमें सबसे पहली वजह है इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर। द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर। अब इसमें तो कोई दाग नहीं है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी अपना एम्पायर खड़ा किया वो इंडियन सोल्जर्स की मदद से ही किया। डिस्पाइट, इसके बावजूद, द फैक्ट दैट इंडियन सोल्जर्स were as efficient as the British counterpart, they were poorly paid, ill-fed and badly housed। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि उनको मालूम था, ये फैक्ट था कि इंडियन सोल्जर्स जो है एफिशिएंट हैं ब्रिटिश की ही तरह, उसके बावजूद उनको कम पैसा दिया जाता था, कम खाने पीने को रहना दिया जाता था, और बैडली हाउस्ड मतलब उनको फैसिलिटीज़ वगैरह भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। British military authorities forbid the sepoys from wearing caste or sectarian mark, beard or turban, and they showed disregard for the sentiment of the sepoys। अब ब्रिटिश मिलिट्री जो अथॉरिटी थी उसने फॉरबिड दिया, या फॉरबिड कर देना मतलब रोक देना, सिपाहियों को रोक दिया कि तुम कोई कास्ट का सेक्टेरियन मार्क यानी सांप्रदायिक खानदानी चिन्ह वगैरह नहीं रखोगे, पहनोगे, दाढ़ी नहीं रखनी है, पगड़ी नहीं पहननी है, और जो है डिसरिगार्ड शो किया सिपाहियों के सेंटिमेंट्स वगैरह को, बिल्कुल इग्नोर किया गया। फिर सेकंड है कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ इट वाज अ टैबू फॉर अ ब्राह्मण टू क्रॉस द सीज। अब देखो ट्रेडिशनल पुराने बिलीफ के हिसाब से बिल्कुल एक ये टैबू था, यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन था ब्राह्मण्स के ऊपर कि भाई इनको समुंदर पार नहीं करना है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इन 1856। ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में पास किया। एज पर दिस एक्ट इंडियन सोल्जर्स कुड बी सेंट ओवरसीज ऑन ड्यूटी। अब इसके हिसाब से जो भी इंडियन सोल्जर्स उनको समुंदर पार भी भेजा जा सकता है ड्यूटी पे। द एक्ट डिड नॉट टेक इन टू अकाउंट द सेंटिमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। द ब्राह्मण सोल्जर्स सॉ इन दिस अ डेंजर टू देयर कास्ट। दिस लेड टू अ फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट अमंग देम। अब ये जो एक्ट है इसने जो है हिंदुस्तानी सोल्जर्स के सेंटिमेंट को बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया, उनके सेंटिमेंट्स का, उनकी भावनाओं को आहत किया। और ब्राह्मण सोल्जर्स ने देखा कि यार ये तो हमारे कास्ट के लिए बिल्कुल खतरा है, और इससे उनके अंदर जो है कि एक नाराज़गी भरी फीलिंग आई। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। फिर लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी।
द नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया वॉज नेवर वेरी लार्ज विद द ब्रिटिश इन द रेशियो एज लो एज 1 in 4,000, यानी 4,000 हिंदुस्तानी सैनिकों में सिर्फ एक ब्रिटिश सैनिक हुआ करता था। डेलहाउजी हैड रिकमेंडेड दैट मोर ब्रिटिश सोल्जर्स शुड बी रिक्रूटेड इन द आर्मी। डेलहाउजी ने रिकमेंड कर दिया कि भाई और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाए आर्मी में। दिस कुड नॉट कम थ्रू, दस इट मेड इट ईजियर फॉर द लार्जर नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब इसकी वजह से इतनी आसानी से तो हो नहीं सकता था, तो इसलिए अब जो इंडियन सोल्जर्स थे वो जो है बिल्कुल बंदूक लेके आर्म्स लेके खड़े हो गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि यार ये कैसे हो सकता है। ब्लीक प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, ब्लीक का मतलब होता है, ब्लीक प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है कि निराशाजनक संभावना किस चीज़ की, प्रमोशन में। ऑल हायर पोजीशन इन एम्प्लॉयमेंट वेयर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अब भाई उसको कुछ आता हो ना आता हो, उसका परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन सारे हायर पोजीशन किसके लिए रख दिए गए, रिजर्व कर दिए गए ब्रिटिशर्स के लिए। Even the Indian soldiers formerly occupying high position in the armies of native princes could not rise above the rank of सूबेदार। इवन जो पहले से ही ऑक्यूपाइड इंडियन सोल्जर्स थे, जो नेटिव प्रिंसेस यानी कि वहाँ के नेटिव पुराने जो है राजकुमार राजघराने के थे, राजघराने में काम कर रहे थे, उनका भी रैंक राइज नहीं कर सकता था एबव सूबेदार, वो सूबेदार से ऊपर जा ही नहीं सकते थे। द फ्यूचर ऑफ द इंडियन सोल्जर्स वॉज ब्लीक विदाउट चांसेस ऑफ प्रमोशन। अब ये जो है बहुत ही निराशाजनक था इंडियन सोल्जर्स का भविष्य, और चांसेस ऑफ प्रमोशन तो थे ही नहीं। इसके अलावा डिप्राइवेशन ऑफ अलाउंसेस। द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया एडवर्सली अफेक्ट द सर्विस कंडीशन ऑफ द सिपाहीज। जो ब्रिटिशर्स का एक्सटेंशन हो रहा था इंडिया के अंदर, उसने बुरी तरीके से इफेक्ट डाला सर्विस कंडीशन ऑफ द सिपाहीज, यानी कि सिपाहियों के काम करने के कंडीशन के ऊपर। दे वे रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज अवे फ्रॉम देयर होम विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट एंड एडिशनल भट्टा फॉरेन सर्विस अलाउंस। अब वो पहले तो अपने नेटिव जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब उनको अपने घरों से दूर जा जाके भी काम करना था, और साथ में कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं था, जिसको कि भत्ता कहते हैं, यानी फॉरेन सर्विस अलाउंस, यानी घर से दूर जाने पे जो भत्ता मिलता है। द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 विड्रू द प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज एंजॉयड बाय सिपाहीज। अब पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में जो आया, उसकी वजह से जो उनको प्रिविलेज मिला हुआ था, तरजीह मिली हुई थी कि भाई आप फ्री पोस्टेज एंजॉय कर सकते हो, वो भी सिपाहियों से छीन लिया गया। उसके बाद फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स। प्लेसेस ऑफ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस लाइक दिल्ली एंड इलाहाबाद हैड नो ब्रिटिश आर्मीज एंड वेयर होली हेल्ड बाय इंडियन सोल्जर्स। जैसे कि जगह थे जैसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे दिल्ली था, इलाहाबाद था, वहाँ पे कोई ब्रिटिश आर्मी नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन सोल्जर थे। बिसाइड्स इंग्लैंड वॉज इंगेज्ड इन सेवरल वॉर्स आउटसाइड इंडिया, एग्जाम्पल द पर्सियन यानी ईरानियन वॉर, द क्रीमेनियन वॉर एंड द चाइनीज़ वॉर। अच्छा, इसके अलावा और क्या था कि जो इंग्लैंड था वो बहुत सारी लड़ाइयों में भी था, आउटसाइड इंडिया से बाहर भी उसकी लड़ाइयाँ चल रही थी, पर्सियन वॉर, क्रीमियन वॉर और चाइनीज़ वॉर। Indian soldier had the feeling that British were in difficulty and the safety of her Indian empire depended on them। अब देखो हिंदुस्तानियों के अंदर ये फीलिंग थी कि ब्रिटिश जो है कि मुसीबत में है और उनका सेफ्टी जो है इंडियन एम्पायर की वो डिपेंड करती है उनके ऊपर। दे वेयर देयरफॉर डिटरमाइंड टू स्ट्राइक एट देम एट अ सुइटेबल टाइम। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि देखो एकदम सही टाइम आएगा तो हम लोग बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे इनके खिलाफ। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। जो ब्रिटिश आर्मी है, द ब्रिटिश आर्मी सफर्ड मेजर रिवर्सेस इन द फर्स्ट अफगान वॉर 1838 to 42, in the Punjab war 1845 to 49 and in the Crimean war 1853 to 56। जो ब्रिटिश आर्मी है उसको जो है कि बहुत सारी जो है कि सफ़र किया, बड़ी बड़ी हार का सामना करना पड़ा फर्स्ट अफगान वॉर में, फिर पंजाब वॉर में और क्रीमियन वॉर में। तो 1855 से 56 में द संथल ट्राइब्समैन ऑफ बिहार एंड बंगाल आर्म्ड विथ एक्सेस एंड बोज रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब जो संथल के कबीले वाले थे बिहार में और बंगाल में, वो लोग जो है कि अपना कुल्हाड़ी वगैरह लेके और तीर कमान लेके खिलाफ खड़े हो गए ब्रिटिशर्स के, टेम्पोररली स्वीपिंग अवे द ब्रिटिश रूल फ्रॉम देयर एरिया। और एक टेम्पोररी तरीके से अपने एरिया से वो ब्रिटिश को हटा रहे थे।
Though the British suppressed the Santhal uprising, the disaster they suffered broke the myth that British were invincible. अब भाई जीत तो गए, तुम जीत गए, संथल को तुमने सप्रेस कर दिया, लेकिन लोगों के अंदर ये भावना आ गई, ये बात फैल गई, और जो मिथ्या थी कि उनको कोई पराजय नहीं कर सकता है, यानी कि उनको कोई हरा नहीं सकता है, ब्रिटिश इनविंसिबल है, ये बात खत्म हो गई, मतलब ब्रिटिश को भी हराया जा सकता है. It further revealed to the Indian soldier that the British army could be defeated by the determined Indian army. और फर्दर ये भी रिवील हो गया भाई कि इंडियन सोल्जर्स अगर चाहे तो ब्रिटिश आर्मी को डिफीट कर सकती है. फिर इसके बाद है लोअर सैलरीज. ये भी एक वजह थी नाराजगी की. जो वेजेस थे इंडियन सोल्जर्स के वेयर इनएडिक्वेट टू सपोर्ट देयर फैमिलीज. वेजेस इतने नहीं मिल रहे थे कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ सिपाही. On the other hand, the British soldiers received more than 8 times the salary of the Indian soldier. और ब्रिटिश की जो सैलरीज थी वो 8 गुना थी, 8 गुना. किससे? हिंदुस्तानी सोल्जर से. अब इसके बाद कुछ इमीडिएट कॉज हैं, यानी कि ऐसे कॉज जिन्होंने मतलब बिल्कुल आग में घी डालने का काम किया. इमीडिएट कॉज में पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल. In 1856, the British authorities decided to replace the old-fashioned musket called the brown base by the new Enfield rifle. 1856 में ब्रिटिश की जो अथॉरिटी वगैरह थी उसने जो है डिसाइड कर लिया कि हम लोग पुराना जो मस्केट है जिसको ब्राउन बेस कहते हैं उसको हम लोग हटाएंगे नए एनफील्ड राइफल से. द लोडिंग प्रोसेस ऑफ एनफील्ड राइफल इन्वॉल्व्ड ब्रिंगिंग अप द कार्टेज टू द माउथ एंड बिटिंग ऑफ द टॉप ग्रेस्ड पेपर विद द टीथ. अब ये जो लोडिंग था इस बंदूक का, एनफील्ड राइफल का, इसमें इन्वॉल्वमेंट था कि कार्टेज को मुंह तक लेके आना है और दांत से उसको खींचना है ना. जो टॉप ग्रेस्ड पेपर रहेगा उसको अपने दांतों से खींचना है. तो जनवरी 1857 में एक र्यूमर हुआ, अफवाह हुआ इन बंगाल रेजिमेंट्स दैट द ग्रीस्ड कार्टेज हैड द फैट ऑफ काउ और पिग. कि जो ग्रीस किया हुआ कार्टेज है, ग्रीस वो बना हुआ है ग्रीस फैट ऑफ काउ, यानी कि गाय के जो है कि फैट से और सुअर के फैट से. तो the sepoys were now convinced that the introduction of greased cartridges was a deliberate move to defile Hindu and Muslim religions, as the cow is sacred to Hindus and the pig is a taboo to Muslim. अब देखो, अब इससे जो है कि सारे के सारे लोग जो है कन्विंस हो गए, सिपाही कन्विंस हो गए कि ये जो है कि एक डेलिब्रेट मूव है हम हिंदू और मुसलमानों के रिलीजन्स को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो गाय है वो सैक्रेड है हिंदुओं के लिए और जो पिग है, सुअर है, वो बिल्कुल एक रिस्ट्रिक्शन है मुसलमानों के लिए. सो बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सोल्जर रिफ्यूज टू यूज दिस कार्टेजेस एंड स्टेज्ड अप एन अपराइजिंग व्हेन दे वर फोर्स्ड टू यूज देम. और इसी की वजह से दोनों हिंदू और मुसलमान ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस तरह का कार्टेज यूज़ नहीं करेंगे, और वो खड़े हो गए अपराइजिंग में जब उनको ज़बरदस्ती किया गया इसको इस्तेमाल करने के लिए. अब यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द अपराइजिंग. ऑन फरवरी 26, 1857 द 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बैरमपुर इन बंगाल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कार्टेजेस गिवन टू देम. 26 फरवरी 1857 में 19th नेटिव इन्फेंट्री बैरमपुर बंगाल में मना कर दिया जो है नेटिव इन्फेंट्री, वहाँ की जो अपनी इन्फेंट्री थी यानी थल सेना थी, ज़मीन सेना थी बंगाल में, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया कि कार्टेजेस वगैरह इस तरह का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. द रेजिमेंट वॉज डिसबैंडेड एज द वार्निंग टू अदर रेजिमेंट. और ये रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया, हटा दिया गया, दूसरे रेजिमेंट के लिए ये वार्निंग थी, चेतावनी थी. द सिपाहीज फियर्ड लॉस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन इफ दे एक्सेप्टेड द ग्रीस्ड कार्टेजेस. अभी जो सिपाही वगैरह थे इनके अंदर जो है खौफ आ गया. किस तरह का खौफ आया? इनके अंदर खौफ आया कि हम अपना कास्ट, अपना धर्म, अपना मजहब खो देंगे अगर इस तरह का कार्टेज इस्तेमाल करते हैं. एज अ रिजल्ट मंगल पांडे, अ सिपाही, लेड एन अटैक ऑन द एडजुटेंट ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री एट बैरकपुर ऑन मार्च 29, 1857. और इसी के रिजल्ट में मंगल पांडे एक सिपाही था, उसने अटैक किया 34th नेटिव इन्फेंट्री पे एट बैरकपुर ऑन मार्च 29, 1857. मंगल पांडे वॉज एग्जीक्यूटेड आफ्टर अ कोर्ट मार्शियल फॉर हिज फेलो सिपाहीज ही बिकेम अ मार्टायर. अब मंगल पांडे को तो इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया कोर्ट मार्शल के बाद, लेकिन वो अपने लोगों के लिए, अपने सिपाहियों के लिए, दूसरे सिपाहियों के लिए एक शहीद हो गया. ठीक है.
अब यहाँ पे मेन इवेंट क्या है, इवेंट एट मेरठ, न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन बंगाल स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह बिल्कुल फैल गया बंगाल का ये इवेंट। ऑन माई 9 85 सिपाहीज रिफ्यूज टू टच द कार्टिजेज ऑन द पैरेड ग्राउंड। पैरेड ग्राउंड में 9 मई को 85 सिपाहीज ने रिफ्यूज कर दिया कि हम इसको नहीं छुएंगे। दे वेर सेंटेंस्ड टू 10 ईयर ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और उनको कड़ी कारावास की सजा में रख दिया गया, 10 साल तक के लिए उनको इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। ऑन May 10 ऑल द सिपाहीज एट मेरठ रश टू द जेल एंड सेट फ्री देयर कॉमरेड्स एंड अदर कन्विक्ट्स। 10 मई को सारे के सारे सिपाही जो है मेरठ में रश करते हैं और जेल की तरफ जाते हैं और सारे अपने साथियों को छुड़ाते हैं और दूसरे बंदियों को भी। इसके बाद इवेंट दिल्ली पे जो हुआ, द सोल्जर्स फ्रॉम मेरठ केम टू दिल्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, दे वेयर ज्वाइंड बाय लोकल इन्फेंट्री। जो भी सिपाही मेरठ से दिल्ली को आए अगली सुबह को, वो सारे के सारे लोकल पैदल सेना में ज्वाइन कर लिए। दे सीज द सिटी एंड प्रोक्लेम्ड द एज्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह द एम्परर ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, सीज कर दिया यानी बंद कर दिया शहर को, और प्रोक्लेम कर दिया यानी कि ऐलान कर दिया कि जो मुगल बहादुर शाह एम्परर है वही एम्परर है हिंदुस्तान का। He was coerced to write letters to all chief and rulers of India, urging them to organize Confederation of Indian State to fight against the British regime. In the process, the British lost Delhi. अच्छा, अब उनको मजबूर किया गया कि वो खत लिखें सारे के सारे मुख्य रूलर्स को, चीफ को और रूलर्स को इंडिया के, ताकि जो है एक संधि बनाई जाए, है ना, एक मतलब सब लोग मिलें और एक डीड बनाई जाए, संधि बनाई जाए इंडियन स्टेट्स सारे के सारे मिल के, ताकि वो लड़ सकें ब्रिटिश के शासन के खिलाफ। और इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो दिल्ली हार गए। सर जॉन निकोलसन सराउंडेड दिल्ली एंड आफ्टर 4 months ऑफ अटैक कैप्चर्ड दिल्ली। सर जॉन निकोलसन ने चारों तरफ से घेरा दिल्ली को और 4 महीने के अटैक के बाद दिल्ली को वापस कब्जिया लिया। ओल्ड एम्परर बहादुर शाह वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ एडिंग द मूवमेंट। बहादुर शाह जफर को जो है जिम्मेदार ठहराया गया मूवमेंट को और बढ़ावा देने के लिए। एज अ पनिशमेंट हिज 2 sons वेयर शॉट डेड इन फ्रंट ऑफ हिम। उनके दोनों बेटों को उनके सामने गोली से उड़ा दिया गया। ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डिपोर्टेडमेंट टू यंगून इन म्यांमार वेयर ही डाइड इन 1862। और फिर उसके बाद उनको जो है कि पूरी जिंदगी के लिए कारावास की सज़ा सुनाई गई और उनको यंगून भेज दिया गया म्यांमार में, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है इवेंट एट लखनऊ। लखनऊ में क्या हुआ कि बेगम हजरत महल द वाइफ ऑफ द नवाब ऑफ अवध लेड द अपराइजिंग एट लखनऊ ऑन May 30, 1857। द सिटी वॉज रिकैप्चर्ड बाई ब्रिटिश इन March 1858। बेगम हजरत महल फ्लेड टुवर्ड द नेपाल फ्रंटियर। बेगम हजरत महल जो कि बीवी थी नवाब ऑफ अवध की, उन्होंने जो है कि बढ़ावा दिया अपराइजिंग को एट लखनऊ ऑन May 30, 1757। जो शहर है कब्जा कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा 1858 में, और बेगम हजरत महल जो है वहाँ से निकल गई नेपाल फ्रंटियर की तरफ। फिर कानपुर में देखो क्या हुआ, नाना साहिब लेड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एट कानपुर। नाना साहब जो है कि लीड कर रहे थे स्ट्रगल जो हो रहा था आज़ादी के लिए कानपुर में। द ब्रिटिश सरेंडर्ड इन जून 1857। जो ब्रिटिश है उन्होंने सरेंडर किया 1857 में। लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिशमैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेर कैप्चर्ड बाय एन इन्फ्यूरिएटेड मॉब। आग बबूला मॉब यानी आग बबूला भीड़ ने बहुत सारे इंग्लिशमैन, औरतों को और बच्चों को कैप्चर किया। द ब्रिटिश डिफीटेड नाना साहब इन दिसंबर 1857। अब ब्रिटिश ने जो है डिफीट किया नाना साहब को 1857 में। नाना साहब फ्लेड टुवर्ड नेपाल, हिज जनरल तात्या टोपे एस्केप्ड टू कल्पी। अब नाना साहब वहाँ से बच के निकले नेपाल की तरफ, और उनका जो जनरल तात्या टोपे है वो भी छुपकर पहुंचा कल्पी। इवेंट इन सेंट्रल इंडिया यानी कि बीच में मध्य इंडिया में, देखो सेंट्रल इंडिया में क्या हो रहा है, झांसी और ग्वालियर में। द बैटल बिगेन एट झांसी अर्ली इन जून 1857। जो जंग की शुरुआत हुई झांसी में वो शुरुआत में ही 1857 में शुरू हो गई। सर ह्यूज रोज लेड सीज टू द फोर्ट्रेस ऑफ झांसी इन मार्च 1858। सर ह्यूज रोज ने जो है सीज कर दिया किले को, है ना, फोर्ट्रेस ऑफ झांसी किले को जो है बंद कर दिया, सीज कर दिया 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई रेजिस्टेड बट झांसी वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश
व्हेन ट्रेटर्स ओपन द गेट ऑफ द फोर्ट्रेस फॉर देम। अब रानी लक्ष्मीबाई ने रेजिस्ट किया, लड़ा, लेकिन झांसी को कैप्चर कर लिया ब्रिटिश ने, क्योंकि जो गद्दार थे उन्होंने ही अंदर से दरवाजे खोल दिए अंग्रेजों के लिए। रानी escaped from the fortress on the night of April 4, 1858 to join the तात्या टोपे at कल्पी। अब वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई किसी तरह से बच बचा कर निकली और वो जो है 4 अप्रैल 1858 की रात को, और उन्होंने कल्पी में नाना साहब के जनरल को यानी तात्या टोपे को कल्पी में ज्वाइन किया। द रानी डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश ऑन जून 17, 1858 एट ग्वालियर। रानी जो है डाई की लड़ते हुए ब्रिटिश से जून 1758 को ग्वालियर में। तात्या टोपे वॉज बिट्रेड बाय द ग्वालियर चीफ मान सिंह एंड वॉज हैंग्ड ऑन अप्रैल 18, 1859। अब ग्वालियर का जो चीफ था मान सिंह, उसने जो है गद्दारी की और इस गद्दारी की वजह से तात्या टोपे को हैंग कर दिया गया 18 अप्रैल 1859 को। अदर सेंटर्स क्या थे, जैसे कि बरेली, खान बहादुर अ डिसेंडेंट, बरेली में खान बहादुर अ डिसेंडेंट ऑफ फार्मर रूलर ऑफ रोहिलखंड टू कमांड ऑफ द मूवमेंट, यानी उत्तराधिकारी डिसेंडेंट था खानदानी फार्मर रूलर का रोहिलखंड के, तो खान बहादुर ने कमांड लिया इस मूवमेंट का। और बिहार में द स्ट्रगल वाज लेड बाय कुंवर सिंह, और बिहार में कुंवर सिंह इसको लीड कर रहे थे। द जमींदार ऑफ जगदीशपुर, जो कि कुंवर सिंह जमींदार थे जगदीशपुर के, ही हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज स्टेट बाय ब्रिटिश, और ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि कुंवर सिंह को जो है कि अपनी जमींदारी से जो है अपनी स्टेट से हटा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। एट फैजाबाद द लीडरशिप वॉज टेकन बाय मौलवी अहमदुल्ला हु अराउज्ड द मुस्लिम कम्युनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। फैजाबाद में लीडरशिप कौन कर रहा था, मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, जिन्होंने मुसलमान कम्युनिटी को खड़ा किया, समुदाय को ब्रिटिश के खिलाफ। फिर है बंगाल, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, सेवरल पार्ट ऑफ बिहार एंड ईस्ट पंजाब रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। ये सारे इलाके जो है ब्रिटिश के नीतियों के खिलाफ खड़े हो गए। इन सेवरल स्टेट इन इंडिया द रूलर रिमेन्ड लॉयल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट बट देयर सोल्जर रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश। कई सारे स्टेट्स में भी ऐसा हुआ जहाँ पे लोग जो है रूलर्स अभी भी लॉयल थे ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन वहाँ पे भी सोल्जर्स ने जो है मुखालिफत शुरू कर दी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इन मोस्ट ऑफ दिस प्लेसेस कॉमन पीपल रोज अप इन आर्म्स एंड फॉट विद देयर एक्सेस एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज। ज़्यादातर जगह पे जो आम आदमी था वो खड़ा हुआ, उसने हथियार उठाए और लड़े वो अपने कुल्हाड़ियों से, स्पीयर से, बोझ से यानी कि तीर से, कमान से, जिससे भी हुआ उससे वो जंग लड़े। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, देखो रिजल्ट क्या आया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। इवन दो द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज सप्रेस्ड, इट शुक द ब्रिटिश रूल इन इंडिया टू इट्स वेरी फाउंडेशन। अपराइजिंग जो हो रही थी 1857 की, उसको दबा दिया गया, लेकिन फिर भी जो है ब्रिटिशर्स की जड़ें हिल गई। इट ब्रॉट अबाउट अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑन इंडियन सोशियो पॉलिटिकल लाइफ, और इसने जो है कि बहुत बड़ा जो है इफेक्ट लेके आया हिंदुस्तानी जो है सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी पे। सबसे पहली चीज़ है इसमें देखो, एंड ऑफ द कंपनीज रूल। द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 was the end of the rule of the East India Company and assumption of the government of India directly by the crown। अब इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, ठीक है, और जो है इंडिया को इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली बाय द क्राउन से जो है, और जो एजम्पशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली बाय द क्राउन, ये भी खत्म हो गया। दिस वाज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 विच हैड द फॉलोइंग प्रोविजन। और ये खात्मा कैसे हुआ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से हुआ जो कि 1858 में हुआ, और इसमें क्या क्या प्रोविज़न थे वो देखते हैं। इसमें हुआ ये कि ट्रांसफर द पावर टू गवर्न इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, अब जो है ब्रिटिश क्राउन जो है वहाँ से जो है इंडिया के ऊपर हुकूमत होगी। While the authority over India was earlier in hand of director of company and board of control, now the power was to be exercised by the Secretary State for India, added by a council। जो अथॉरिटी थी इंडिया के ऊपर पहले किसके हाथ में थी, डायरेक्टर ऑफ कंपनी के ऊपर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर। अब ये जो पावर है वो एक्सरसाइज होगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसके द्वारा होगी, और उसके साथ पूरी एक काउंसिल होगी।
द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होगा? ब्रिटिश कैबिनेट होगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा पार्लियामेंट के लिए। दस द अल्टीमेट पावर ओवर इंडिया रिमेंड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो अभी भी जो पावर है पूरा अल्टीमेट किसके पास है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ। अब इसके बाद है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज टू बी असिस्टेड बाई 15 मेंबर इंडिया काउंसिल। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो तो होगा ब्रिटिशर, लेकिन वो साथ में किसके होगा? 15 मेंबर ऑफ इंडिया के साथ होगा। 15 मेंबर मिलेंगे इंडिया से। 7 of them to be elected by court of director and rest of 8 member were to be appointed by the crown। अब जो क्राउन है वो डिसाइड करेगा, यानी कि क्वीन विक्टोरिया वो डिसाइड करेगा, क्राउन जो है क्राउन डिसाइड करेगा 8 मेंबर्स को, और बाकी के जो 7 मेंबर है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। ऑफ दिस मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर वेयर टू बी पर्सन हु हैड सर्व्ड और रिसाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। अब इसमें आधे से ज़्यादा वो मेंबर्स होंगे जिन्होंने हिंदुस्तान को सर्व किया है या हिंदुस्तान में रहे हैं एटलीस्ट 10 साल के लिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सैलरी एंड अलाउंसेस वेयर टू बी पेड आउट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ इंडिया। अब सेक्रेटरी जो स्टेट का होगा उसके सैलरी और उसको जो भत्ता दिया जाएगा वो सारा हिंदुस्तान के रेवेन्यू से ही दिया जाएगा। Actual governance was to be carried on as before by the Governor General, who was also given the title of Viceroy or Crown's personal representative. Lord Canning was the first Viceroy under this act। अब एक्चुअल गवर्नेंस जो है कि वो कैरी होगा एज बिफोर, जैसे पहले था। अब ये होगा बाय गवर्नर जनरल, जो कि जो है उसको गवर्नर जनरल को एक टाइटल दिया जाएगा वाइसरॉय या फिर क्राउन्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि क्राउन का अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव या फिर वॉइसरॉय। तो पहला वॉइसरॉय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग इस एक्ट के तहत सबसे पहले वॉइसरॉय बने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के हिसाब से। अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विस वेयर टू बी मेड बाय ओपन कंपटीशन अंडर रूल्स मेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सिविल सर्विसेज के लिए जो भी कंपटीशन होगा वो ओपन कंपटीशन होगा और उसमें रूल्स वगैरह कौन बनाएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएंगे। अब इसके बाद क्वीन विक्टोरिया का ऐलान है, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। द क्वीन प्रोक्लेमेशन इनकॉर्पोरेटिंग द ट्रांसफर ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन वॉज मेड पब्लिक एट अलाहाबाद ऑन नवंबर 1, 1858 बाय लॉर्ड कैनिंग, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब ये जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन है, ऐलान है, जिसमें कि ऐलान क्या था कि ट्रांसफ़र हो रहा है ब्रिटिश क्राउन की तरफ, ईस्ट इंडिया कंपनी से छीना जा रहा है सब कुछ और ब्रिटिश क्राउन को जो है वो हुकूमत करेगी अब। तो इसको पब्लिकली ऐलान किया गया इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 में, और इसको ऐलान किया लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि पहले वॉइसरॉय हैं इंडिया के। और ये जो ऐलान था इसमें प्रॉमिस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड क्या करेगी, देखो, फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर ऑफ इंडिया, यानी एक ऐसी नीति होगी जिसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं देंगे सामाजिक और धार्मिक मैटर में हिंदुस्तानियों के। ट्रीट ऑल सब्जेक्ट इंडियन एंड यूरोपियन एज इक्वल, एजुकेशन एंड एबिलिटी विल बी द बेसिस ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट। हम सारे हिंदुस्तानियों को और यूरोपियंस को इक्वल ट्रीट करेंगे, उनकी एजुकेशन और एबिलिटी के हिसाब से अपॉइंटमेंट्स किए जाएंगे। पहले तो ये था ना हायर वाली पोस्ट यार सबकी सब ब्रिटिशर्स के लिए ही रिजर्व थी। ग्रांट अ जनरल पार्डन टू ऑल दोज हु हैड टेकन पार्ट इन वॉर एक्सेप्ट दोज हु वेयर फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट। जनरल पार्डन यानी आम तौर पे सबको माफ़ी दे दी जाएगी जिन्होंने जो है जंग में हिस्सा लिया है, और सिर्फ उन लोगों को जो है नहीं माफ़ किया जाएगा जिन्होंने किसी ब्रिटिशर्स का मर्डर किया है। डू इट्स बेस्ट टू एडवांस द इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और अपना जो है पूरा कर्तव्य निभाएगी एडवांस करने में यानी बढ़ाने में इंडस्ट्रीज को जो इंडिया के अंदर हैं। प्रोमोट वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी इन इंडिया सो एज टू इंश्योर द मटेरियल एज वेल एज द मोरल प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। प्रोमोट करेगी लोगों के पब्लिक यूटिलिटी को, हिंदुस्तान के अंदर लोग जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मटेरियल एज वेल एज मोरल प्रोग्रेस हो लोगों का, हिंदुस्तानी लोगों का। इसके बाद एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवास, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है एंड ऑफ मुगल एंड पेशवास।
With the death of Bahadur Shah II, who was deported to Yangon, the Mughal dynasty came to an end. बहादुर शाह सेकंड के मृत्यु के साथ, जो कि यंगून भेज दिया गया था इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के लिए, मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई. नाना साहब द लास्ट पेशवा हैड टेकन एन एक्टिव पार्ट इन अपराइजिंग एंड हैड फ्लेड टू नेपाल आफ्टर द फेलियर ऑफ अपराइजिंग. नाना साहब जो कि आखिरी पेशवा थे, उन्होंने जो एक्टिव पार्ट लिया था अपराइजिंग में, वो चले गए नेपाल जब जो है ये अपराइजिंग फेल कर गई. क्योंकि उनको डिफीट मिल गया था ना अंग्रेजों से. सो द ऑफिस ऑफ पेशवा ऑल्सो केम टू एन एंड, और ऑफिस पेशवा का ख़त्म हो गया, क्योंकि नाना साहब वो व्यक्ति थे जिन्हों की अपने वो पेंशन वगैरह से और जो भी पैसा वगैरह मिलता था उससे मिशनरीज को भेजते थे, लोगों को भेजते थे ना, ताकि वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैसेज फैला सकें, लोगों को अवेयर कर सकें इनके खिलाफ ब्रिटिशर्स के. दस एंडेड टू ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल फोज ऑफ द ब्रिटिश, द मराठा एंड द मुगल. अब देखो आखिरकार दो भयानक दुश्मन खत्म हो गए ब्रिटिशर्स के, मराठा और मुगल दोनों खत्म हो गए. रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट, जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन की, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वेर अबेंडेंड. अब पॉलिसी एनेक्सेशन की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दोनों भी खत्म हो गया वॉर की वजह से. सम ऑफ द इंडियन प्रिंसेस हैड रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश, हैड हेल्प्ड देम इन सप्रेसिंग द अपराइजिंग. अब कुछ ऐसे इंडियन प्रिंसेस थे जो कि अभी भी कैसे हैं, लॉयल हैं ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि वो समझते थे कि भाई ये बदलाव ला सकते हैं, जो भी वो पसंद करते थे, लॉयल थे. तो उन्होंने मदद की थी अपराइजिंग को ख़त्म करने में. ये गलत काम किया था ब्रिटिशर्स की, इन्होंने मदद की थी कि जो अपराइजिंग हो रही है, जो आवाज़ उठ रही है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनको दबाने में खुद के अपने ही लोगों ने जो वफादारी थी, अपनी वफादारी साबित कर रहे थे. Their loyalty was rewarded with the announcement that their right to adopt heirs would be respected and integrity of their territories guaranteed against future accession. अब इनका जो वफादारी था उसको रिवॉर्ड मिला और ऐलान कर दिया गया कि वो कोई भी उत्तराधिकारी अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको मान सम्मान दिया जाएगा, और उनकी जो टेरिटरीज है उसको गारंटी दी जाती है कि फ्यूचर में कभी कब्जा नहीं किया जाएगा. लो भाई, वफादार कुत्तों को रोटी मिल गई. 1876 में क्वीन विक्टोरिया एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. 1876 में क्वीन विक्टोरिया को टाइटल दे दिया गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया का, एज्यूम कर लिया. द इंडियन प्रिंसेस विलिंगली बिकेम जूनियर पार्टनर और एजेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन बिकॉज दे वेयर प्रॉमिस दैट दे वुड कंटिन्यू एज रूलर ऑफ देयर स्टेट. अब जो इंडियन प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, अब वो जो है अपनी चाहत से विलिंगली, अपनी चाहत से जूनियर पार्टनर हो गए या एजेंट हो गए ब्रिटिश क्राउन के, क्योंकि भैया उनको तो पता चल गया कि भैया अब हमसे कोई भी चीज़ छीनी नहीं जाएगी, हम अपना कंटिन्यू कर सकते हैं अपने राज्य में शासन करना. पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. After 1858, the British continued their policy of divide and rule by turning the princes against the people, province against province, caste against caste, group against group, and above all Hindus against Muslim. 1858 के बाद ब्रिटिश ने अपना नीति कायम रखा, डिवाइड एंड रूल, फूट करो और राज करो वाला. राजकुमार को राजकुमार के खिलाफ भड़काया, प्रोविंस को प्रोविंस के खिलाफ भड़काया, एक कास्ट को दूसरे कास्ट के खिलाफ भड़काया, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के खिलाफ, और सबसे मेन हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया. दे एलियनेटेड द पीपल फ्रॉम देयर रूलर बाय गिविंग देम स्पेशल प्रोटेक्शन एंड कंसेशन. और उन्होंने लोगों को अलग कर दिया अपने रूलर से, ताकि और कैसे अलग किया, उनको अलग अलग तरह का प्रोटेक्शन और कंसेशन वगैरह देके लोगों को रूलर से अलग कर दिया. Government cleverly used the attraction of government service to create a split among religious lines among the educated Indians. गवर्नमेंट ने बहुत चालाकी से, है ना, अट्रैक्शन ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट सर्विस से जो है लोगों को अपनी तरफ खींचा और लोगों के बीच में फूट डाला, तोड़ दिया. अलोंग रिलीजियस लाइंस, वो रिलीजियस लाइन से को तोड़ के आगे आए जो कि एजुकेटेड इंडियंस थे. द ब्रिटिश ऑल्सो इनकरेज्ड हैट्रेड एंड इन फीलिंग अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम सो दैट दे कुड नेवर चैलेंज द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनकरेज किया, बढ़ावा दिया उस नफरत को जो हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के लिए थी, मुसलमानों के अंदर हिंदुओं के लिए थी, ताकि वो दोनों आपस में ही लड़ते रहे, दोनों कभी मेरे खिलाफ खड़े ही ना हो. रेशियल एंटोगनिज्म यानी कि जातिवाद विरोध. The British believed in their racial superiority and they thought that a social distance was to be maintained to preserve their authority over the Indians. ब्रिटिश ये बिलीव करते थे कि यार एक रेशियल सुपीरियरिटी है हमारे अंदर, यानी कि हम
जो है कि एक अलग ही रेस के हैं, हम सुपीरियर हैं हिंदुस्तानियों से, तो एक सामाजिक दूरी बनी रहनी चाहिए ताकि हमारी ऑथोरिटी हमेशा ऊपर रहे हिंदुस्तानियों से। रेलवे कंपार्टमेंट, पार्क, होटल, क्लब एटसेट्रा रिजर्व फॉर यूरोपियन ओनली वेयर विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस रेसिलिज्म। अब इस रेशियलिज्म से का मैनिफेस्टेशन दिखता है, किससे दिखता है कि रेलवे का कंपार्टमेंट हुआ, पार्क हुआ, होटल, क्लब वगैरह ये रिजर्व कर दिए गए थे सिर्फ यूरोपियंस के लिए, ताकि इससे ये पता चले कि भाई रेस में आगे कौन है, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस आगे हैं। तो एक इनको ने ये मेंटेलिटी थी कि भाई हम इनसे सुपीरियर हैं तो कहीं ना कहीं हमको दिखाना भी पड़ेगा और इनसे हमको अलग रहना भी पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज वे बोर्न बाई इंडियंस। ये सारा का सारा खर्चा इन नीतियों का कौन उठा रहा? इंडियंस उठा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, इंडिया अंडर द ब्रिटिश हैड टू वेज वॉर्स विथ हर नेबर्स लाइक नेपाल एंड बर्मा, म्यांमार, in which Indian soldiers had to shed their blood and Indian taxpayer had to meet the heavy cost of war। अब इसमें देखो, और इसी की वजह से इंडिया अंडर द ब्रिटिश, इंडिया जो हिंदुस्तान जो ब्रिटिशर्स के अंडर में था, उसने जो है वॉर के लिए पूरा का पूरा खर्चा उठाया, जैसे कि नेपाल और बर्मा के साथ हुआ, जिसमें कि हिंदुस्तानियों ने अपना खून बहाया और इंडिया के जो टैक्स पेयर थे, जो लोग टैक्स पे कर रहे थे, उनको उनके ऊपर सारे उनके कंधे पे ऊपर पूरा खर्चा आ गया वॉर का। इंक्रीज्ड रेशियल बिटरनेस, यानी कि अब देखो जातीय बिटरनेस यानी कि जो तीखापन था वो बढ़ा। आफ्टर अपराइजिंग ऑफ 1857 रेशियल बिटरनेस इंक्रीज्ड। 1857 के बाद जो जातिवाद वाला बिटरनेस था वो धीरे धीरे बढ़ा। ब्रिटिश डब्ड ऑल इंडियंस एज अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट एंड सब्जेक्टेड देम टू इंसल्ट एंड ह्यूमिलिएशन। अब यहाँ पे देखो, जो ब्रिटिश थे उन्होंने डब कर दिया, यानी बता दिया कि भाई सारे के सारे इंडियंस वगैरह जो है ना भरोसे के लायक नहीं है, और इनको जो है कि सब्जेक्ट बना दिया और इनको ह्यूमिलिएट किया जाने लगा। इनफैक्ट एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वॉज रीमॉडल्ड एंड बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ सुपीरियर रेस। अब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का, फिर वो रीमॉडल किया गया और वो एक सुपीरियर रेस के हिसाब से, आइडिया ऑफ सुपीरियर रेस के हिसाब से किया गया। अब यहाँ पे रिलीजियस चेंजेस क्या हुए? द ब्रिटिश रूलर्स डिक्लेयर्ड एम्फेटिकली देयर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस अफेयर, कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडियंस। जो ब्रिटिश रूलर हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपनी नीति कि हम भाई आपके रिलीजियस अफेयर में, कस्टम में, ट्रेडिशन में, रिलीजियस यानी धार्मिक मामले में, रीति रिवाज में और आपके ट्रेडिशन वगैरह में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आर्मी के अंदर क्या चेंजेस आए? तो द इंडियन आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 1858। 1858 के बाद फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया इंडियन आर्मी को, टू प्रिवेंट द रीऑकरेंस ऑफ अनदर अपराइजिंग इन द फॉलोइंग मैनर। और ये रीऑर्गेनाइजेशन क्यों किया गया? ताकि फिर से कोई अपराइजिंग ना हो सके, फिर से कोई आवाज़ ना उठा सके, इसके लिए। अब इसमें हुआ क्या? द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया वॉज इंक्रीज्ड। यूरोपियन ट्रूप्स को हिंदुस्तान में इंक्रीज किया गया। रेशियो ऑफ यूरोपियन टू इंडियन आर्मी वॉज फिक्स्ड एट 1:2। बंगाल आर्मी में कितना कर दिया गया? 1:2, यानी हर 2 हिंदुस्तानी पे 1 अंग्रेज रहेगा। फिर 2:5 किया गया मद्रास और बॉम्बे में, यानी हर 5 हिंदुस्तानी पे 2 यूरोपियन रहेंगे। प्रैक्टिकली द सेम रेशियो वॉज मेंटेन टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और यही जो है रेशियो रखा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। द जनरल प्रिंसिपल अडॉप्टेड वॉज दैट द नंबर ऑफ इंडियन सिपाहीज शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस द नंबर और ट्वाइस दैट ऑफ यूरोपियन ट्रूप। और ये जनरल प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया गया कि जो इंडियन सिपाही हैं वो जो है नहीं होने चाहिए, दुगने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूरोपियन ट्रूप से, यानी जितने यूरोपियन है उनका दुगना हो सकता है, दुगने से ज़्यादा नहीं हो सकता। यूरोपियन ट्रूप्स वेयर केप्ट इन की जियोग्राफिकली एंड मिलिट्री पोजीशन। यूरोपियन जो ट्रूप्स है उनको चाबी की तरह रखा गया की जियोग्राफिकली, जहाँ पे एकदम बिल्कुल मेन जगह थी, और मिलिट्री पोजीशन में जो सही मिलिट्री पोजीशन था बढ़िया, वहाँ पे यूरोपियन ट्रूप्स को रखा गया। अर्लियर पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियन फ्रॉम द ऑफिसर कॉर्प्स वॉज स्ट्रिक्टली मेंटेन। और पुराना पॉलिसी था, कैसा पॉलिसी था? हिंदुस्तानियों को निकालने का फौजी दस्ते में से, वो स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जा रहा था। टू डेजिस्ट यानी रोकने पे, स्टॉप करने के लिए, हिंदुस्तानी सोल्जर्स को रोकने के लिए फ्रॉम राइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, द सोफिस्टिकेटेड वेपन
एंड एम्यूनेशन वेयर नेवर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ इंडियन। अब भाई देखो, गोला बारूद किसी के हाथ लगेगा तो जाहिर सी बात है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा जिसके हाथ में ताकत होगी। तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया, वो जितना भी बढ़िया बढ़िया हथियार था, जितना गोला बारूद था, वो कभी भी हिंदुस्तानियों के चार्ज में नहीं रखा। सारे इंडियन आर्टिलरी यूनिट विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू माउंटेन यूनिट वेयर डिसबैंडेड। सारे इंडियन आर्टिलरी यूनिट को कुछ एक्सेप्शंस के साथ, जो कि कुछ माउंटेन वगैरह पे थे, उनके अलावा सारा का सारा यूनिट ही इंडियन आर्टिलरी यूनिट का था, उसको डिसबैंड कर दिया गया, यानी भंग कर दिया। अब क्या, discrimination on the basis of caste, region and religion was practiced in the recruitment to army। आर्मी में भी जिनको एडमिट किया जा रहा है उनके अंदर क्या किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है रीजन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। The organization of the Indian section of the army was based on the policy of balance and counterpoise or divide and rule। जो ऑर्गेनाइजेशन था हिंदुस्तानी सेक्शन का आर्मी में, वो इसके ऊपर था कि भाई डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट करो और राज करो के ऊपर था, ताकि कोई दूसरा एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग ना हो सके, दोबारा ये सर न उठा सकें। इन ऑर्डर टू डिस्करेज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की जो भावना थी हिंदुस्तानियों के अंदर, उसको डिस्करेज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मेजर सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी इन मोस्ट रेजिमेंट वेयर टेकन। रेजिमेंट्स वगैरह के अंदर क्या किया गया, रेजिमेंट्स वगैरह के अंदर इंट्रोडक्शन आया कास्ट का और कम्युनिटी, यानी समुदाय का और कास्ट का, जातिवाद का। इन्होंने जो है इंट्रोडक्शन मेजर कर दिया ताकि लोगों में आपस में क्या हो, नेशनलिज्म की भावना ही ना आए। न्यूज़पेपर, जर्नल एंड नेशनलिस्ट पब्लिकेशन वे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द सोल्जर टू कीप द इंडियन आर्मी सेपरेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अब न्यूज़पेपर था, जर्नल था और नेशनलिस्ट पब्लिकेशन वगैरह था, उसको जो है हिंदुस्तानी सोल्जर से बिल्कुल दूर कर दिया गया, ताकि इनकी जो अपनी फैमिलीज वगैरह है या बाकी देश की जो आम जनता है उनकी खबर इनको ना मिले, बाकी पॉपुलेशन की खबर इनको बिल्कुल ना मिले। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आर्थिक रूप से शोषण। अपराइजिंग ऑफ 1857 ended the era of territorial expansion and ushered in the era of economic exploitation in the following manner। अब यहाँ पे जो अपराइजिंग था 1857 का, उसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को तो रोक दिया, लेकिन एक शुरुआत हो गई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की। अब आर्थिक रूप से शोषण जो है शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ वो देखो। इंडिया वॉज टर्न्ड इनटू टिपिकल कॉलोनियल इकोनॉमी, एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टिंग फिनिश्ड गुड। इंडिया को एक टिपिकल कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया गया, ये सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करेगा फिनिश्ड गुड, यानी कि हम तुमसे सारा कच्चा माल ले जाएंगे और अपना फैक्ट्री प्रोडक्ट सारा तुमको देंगे। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड मेंबर ऑफ द इंडियन काउंसिल, द सिविल सर्वेंट एंड मिलिट्री ऑफिसर वेयर अ लार्ज ड्रेन ऑन द कंट्रीज रिसोर्सेज। जो सैलरी था, जो भत्ता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का और इंडियन काउंसिल का और सिविल सर्वेंट का, मिलिट्री ऑफिसर का, वो सारा खर्चा इंडिया को ही बहन करना था। तो ये सारा का सारा एक ड्रेन था, है ना, बिल्कुल रिसोर्सेज को ख़त्म किया जा रहा था, चूसा जा रहा था। पेजेंट वेयर इम्पोवरिश्ड अंडर द ब्रिटिश रूल, और जो पेजेंट किसान वगैरह थे उनको बिल्कुल शक्तिहीन कर दिया गया, इनको एकदम बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया गया ब्रिटिश रूल के अंडर में। और जो इंडिगो पेजेंट थे बिहार के, रिवोल्टेड ऑन अ लार्ज स्केल इन 1866 से 68। अब ये जो लोग थे किसान, जो इंडिगो पेजेंट थे बिहार के, इन्होंने ये रिवोल्ट किए थे 1866 और 68 में, इसी की वजह से। रूरल आर्टिजन इंडस्ट्री सच एज हैंडीक्राफ्ट इन स्पिनिंग एंड वीविंग कोलैप्स्ड। अब रूरल यानी गांव के अंदर जो भी आर्टिजन थे और उनका अपना होममेड इंडस्ट्री था, हैंडीक्राफ्ट, स्पिनिंग वगैरह, वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया, क्योंकि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट अपने यहाँ से भेजने लगे और वो खरीदना पड़ता था और वो सस्ता भी हुआ करता था। फिर इसके बाद द इंडियंस had to pay heavy interest and dividend on British capital invested in India। अब ब्रिटिश जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे उसके ऊपर हिंदुस्तानियों को हैवी इंटरेस्ट देना था। ब्रिटिश इन्वेस्टेड देयर सरप्लस कैपिटल इन इंडिया इन रेलवे, प्लांटेशन, कोल माइन, जूट मिल, शिपिंग। अब ब्रिटिश जो है अपना सरप्लस, जो ज़्यादा पैसा होता था सरप्लस, वो इंडिया के अंदर लगा रहे थे, रेलवे में, प्लांटेशन में, कोल माइन में, जूट मिल में। राइज ऑफ नेशनलिज्म। Uprising of 1857 was the first struggle of Indian people for freedom from British imperialism। जो अपराइजिंग था 1857 का, वो पहली जद्दोजहद थी, पहली कोशिश थी हिंदुस्तानियों की आज़ादी पा सके ब्रिटिश के इम्पेरियलिज्म से।
इट पाव्ड द वे ऑफ फॉर द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट, और इसने रास्ता बनाया किसके लिए? नेशनलिस्ट मूवमेंट के राइज होने के लिए। द सेक्रीफाइसेस मेड बाय रिवॉल्यूशनरीज लाइक रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब एंड मंगल पांडे serve as a source of inspiration for the future freedom fighter। अब ये जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने जो भी कुर्बानियां दी, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, मंगल पांडे, ये सब जो है कि एक स्रोत हो गया इंस्पिरेशन का फ्यूचर के फ्रीडम फाइटर्स के लिए, भविष्य में फ्रीडम फाइटर्स के लिए। जो हीरोइक स्ट्रगल था ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड वैल्यूएबल ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल, और जो हीरोइक स्ट्रगल था इन लोगों का, ये इस्टेब्लिश किया एक बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेडिशन बन गया कि भाई हमारे लोगों ने किया, हम भी आगे करेंगे ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो एक रेजिस्टेंस बन गया ये। वाइडनिंग ऑफ द गल्फ बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, और चौड़ा हो गया इन लोगों के बीच की दीवार। ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम शोड ग्रेट एंथुजियाज्म एंड जील टू फाइट अगेंस्ट द एलियन गवर्नमेंट। बाहरी गवर्नमेंट से लड़ने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों ने बहुत ही ग्रेट एंथुजियाज्म एनर्जी दिखाई थी। बट आफ्टर अपराइजिंग के बाद द गल्फ बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाइडेंड। अब अपराइजिंग जो हो चुका था पहला वाला, उसके बाद इन दोनों समुदाय के बीच में जो दायरा था वो और बढ़ता गया, फासले बढ़ते चले गए। दिस वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल बाई विच दे सोड द सीड्स ऑफ डिसेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज। और ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि पॉलिसी थी ना उनकी, फूट करो और राज करो, इसमें उन्होंने बीज बोया था, मतभेद पैदा कर दिया था, डिसेंशन यानी मतभेद पैदा कर दिया था इन दोनों समुदाय के अंदर। इट वॉज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट सो दैट टू कम्युनिटीज माइट नेवर कम टुगेदर टू पोज अ थ्रेट टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये बहुत ही अच्छा कदम था, डेलिब्रेट अटेम्प्ट था, सो दैट दोनों समुदाय कभी भी जो है मिलके कोई खतरा ना बन सके ब्रिटिश के लिए। अब ड्रॉबैक क्या क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो भी देख लेते हैं। फॉलोइंग वेयर द ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या क्या कमियां रही जिसकी वजह से हम लोग जीत नहीं पाए उस समय। तो पहला था द मूवमेंट डिड नॉट हैव कॉमन प्लान ऑफ मिलिट्री एक्शन और अ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। द अपराइजिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर कंप्लीटली अनकोऑर्डिनेटेड। जो मूवमेंट था उसमें कोई कॉमन प्लान नहीं था मिलिट्री एक्शन का, या ही कोई केंद्रीकरण था लीडरशिप का, यानी कोई एक लीडर नहीं था। और जो अपराइजिंग था अलग अलग कंट्री के अंदर, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था। मूवमेंट हैड नो कॉमन गोल बिफोर इट एक्सेप्ट फॉर द एंटी फॉरेन सेंटिमेंट। मूवमेंट के पास कोई कॉमन गोल नहीं था, हर कोई अपने फायदे के लिए बस लड़ रहा था, अपने छुटकारे के लिए लड़ रहा था। एक्सेप्ट फॉर द एंटी फॉरेन सेंटिमेंट, बस एंटी फॉरेन सेंटिमेंट वाला ही एक मामला था जिसके लिए लोग लड़ रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द सर्विसेज ऑफ men of exceptional abilities like लॉरेंस निकोलसन, हैवलॉक, आउटरैंक, कैंपबेल एटसेट्रा। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सर्विसेज थी, एक्सेप्शनल एबिलिटीज, वाकई माना जाता है कि इनके अंदर एक्सेप्शनल एबिलिटीज थी, यानी कि जस्ट लाइक सिक्स सेंस की तरह, जैसे कि लॉरेंस निकोलसन, हैवलॉक, आउटरैम और कैंपबेल थे। They fought the toughest battle in initial stages of the uprising and controlled the situation till reinforcement were received from abroad। जब अपराइजिंग हो रही थी तो सबसे खतरनाक बैटल इन्हीं लोगों ने शुरुआती दौर में लड़ा, जब तक कि यूरोप की तरफ से मदद नहीं आई थी। तो यही लोग थे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स के तरफ से लड़ रहे थे, तो ये लोग एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ के साथ थे, तो वो चीज़ें हिंदुस्तानियों में नहीं मिली। इसके अलावा ब्रिटिश एम्पायर हैड फार सुपीरियर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मटेरियल टू द इंडियन। अब भाई ब्रिटिश एम्पायर ना बहुत ही ज़्यादा आगे एडवांस था, तो उनके पास सुपीरियर रिसोर्सेज था, मैन भी सुपीरियर थे, पैसा भी ज़्यादा था, मटेरियल्स भी इंडियन से अच्छे थे। द मूवमेंट डिड नॉट हैव नेशन वाइड डायमेंशन। मूवमेंट के पास कोई नेशन वाइड डायमेंशन नहीं था कि पूरे के पूरे देश में एक साथ स्ट्रगल चले। इट कुड नॉट स्प्रेड मच टू साउथ इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया। वो फैला नहीं साउथ इंडिया में और ज़्यादातर ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में। सिंध एंड राजस्थान रिमेंड क्वाइट। सिंध और राजस्थान तो एकदम खामोशी रहा। नेपाल हेल्प्ड इन द सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट। नेपाल ने हेल्प किया था सप्रेशन में, मूवमेंट के सप्रेशन में मदद की। बॉम्बे एंड मद्रास आर्मीज रिमेंड लॉयल टू ब्रिटिश। बॉम्बे और मद्रास वाले भाई अपनी वफादारी ही दिखा रहे थे ब्रिटिश को। सम ऑफ द रूलर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द बिग जमींदार रिफ्यूज टू ज्वाइन द मूवमेंट। कुछ रूलर्स और हिंदुस्तानी कुछ रूलर इंडियन स्टेट के और बड़े बड़े ज़मींदार, इन्होंने जो है कि मना कर दिया कि भाई हम इनके खिलाफ नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग तो सोचते थे कि आए नहीं तो कल उनके यहाँ तो
हमको मरना ही पड़ जाएगा, उनको हराना जो है नामुमकिन है। सम सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी वेयर हॉस्टाइल टू द अपराइजिंग, कुछ ऐसे थे ना जो कि इंडियन सोसाइटी के लोग जो कि विरोधी थे अपराइजिंग के, कि यार अपराइजिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मनी लेंडर एंड द बिग मर्चेंट ऑफ मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई whose main profit came from economic connection with the British merchant। अब इनका मनी लेंडर और बड़े बड़े जो मर्चेंट वगैरह व्यापारी थे, उनका जो पैसा था जो मुंबई कोलकाता चेन्नई के थे, उनका प्रॉफिट जो है इकोनॉमिक कनेक्शन से आ रहा था, आर्थिक कनेक्शन जो ब्रिटिश मर्चेंट के साथ जुड़ा हुआ था। तो वो चाहते ही नहीं थे कि भाई किसी तरह का जो है अपराइजिंग हो। बिसाइड सम जमींदार ऑफ बंगाल वेयर लॉयल टू ब्रिटिश, और इसके अलावा और क्या था, जमींदार बंगाल के वो भी जो है वफादारी साबित कर रहे थे भाई ब्रिटिशर्स के लिए। Some section of the educated India did not support the cause as they had wrong notion that British rule would help them to accomplish the task of modernization, while those opposing the British government would take the country backward। अब कुछ ऐसे पढ़े लिखे हिंदुस्तानी थे जो ये सोच रहे थे कि यार ये ब्रिटिश हमको आगे लेके जाएंगे, और अगर ब्रिटिशर्स के मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जाएंगे, और अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ गए तो ये जो लोग हैं अपराइज कर रहे हैं, ये तो देश को फिर से पीछे की तरफ लेके चले जाएंगे। The uprising was supposed to begin on May 31, 1857, but due to the greased cartridge incident, it began much before the fixed date। अपराइजिंग को सपोज किया गया था कि 31 मई 1857 के बाद शुरू होगा, लेकिन ग्रीस्ड कार्टेज वो जो सुअर और वो गाय की चर्बी वाला था, उसकी वजह से फिक्स डेट से बहुत पहले ही शुरू हो गया। सो द होल प्लान रिमेन डिसऑर्गेनाइज, तो पूरा प्लान जो है ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। नेचर कैसा था वॉर का? हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट द नेचर एंड आउटब्रेक ऑफ 1857। जितने इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, उनका अलग अलग व्यूज है इस आउटब्रेक के ऊपर। विनायक दामोदर सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क्राइब करते हैं इट एज अ प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। इन्होंने कहा कि भैया एक प्लान्ड वॉर है, जबकि अभी हम लोग पढ़े कि ये प्लान्ड नहीं था। नोटेड हिस्टोरियन एसन सेन ऑल्सो बिलीव दैट द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये जो एसन सेन है ये भी भरोसा करते हैं कि ये जो अपराइजिंग था ये भी जो है एक आज़ादी के लिए लड़ाई का अपराइजिंग था, आज़ादी की लड़ाई का सबसे पहला पहल था। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से जो अपराइजिंग थी बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन एंड एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज द रिवॉल्यूशनरीज वांटेड टू गेट रीड ऑफ द एलियन गवर्नमेंट एंड रिस्टोर द ऑर्डर ऑफ विच द किंग दिल्ली वॉज द राइटफुल रिप्रेजेंटेटिव। अब इनके हिसाब से देखो है क्या, इनके हिसाब से कि ये जो लड़ाई चल रही थी ये पहले तो धर्म के लिए थी, लेकिन बाद में ख़त्म होते होते ये आज़ादी की लड़ाई बन गई। और सारे क्रांतिकारी क्या चाहते थे अब कि सिर्फ और सिर्फ बाहरी गवर्नमेंट से छुटकारा पाया जाए और पुराना दिल्ली सल्तनत लेके आया जाए। वो जो किंग ऑफ दिल्ली है वही जो है सबसे अच्छा राइटफुल रिप्रेजेंटेटिव है, बहादुर शाह। Whatever be the nature of the uprising of 1857, it is generally held as the first war of independence because, अच्छा whatever जो भी नेचर रहा अपराइजिंग 1857 का, it is generally held as the first war of independence, बताया जाता है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्योंकि it was the first mass uprising in which all the section of Indian society participated against a common enemy, that is British। ये पहला बड़े पैमाने पे लोगों का जुड़ना था और खिलाफ खड़े होना था ब्रिटिशर्स के, एक कॉमन एनिमी के खिलाफ, पहली बार ऐसा हुआ था। इट पाव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। द सैक्रिफाइसेस मेड बाय लक्ष्मीबाई, नाना साहब एंड मंगल पांडे सर्व्ड एज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द लीडर्स एंड पीपल टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और इसने रास्ता बनाया मॉडर्न नेशनल मूवमेंट के लिए रास्ता बनाया, और ये रास्ता बना और जो कुर्बानियाँ दी गई लक्ष्मीबाई के द्वारा, नाना साहब के द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा, ये स्रोत हुआ इंस्पिरेशन का आगे आने वाले लीडर्स के लिए और लोगों के लिए, ताकि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ सके ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो तबीयत काफ़ी नासाज चल रही है, तो आई होप कुछ कमियां रह गई हैं, बहुत कई बार मैं लड़खड़ाया भी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि फर्दर नेक्स्ट वीडियो में ये और बेहतर हो। आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।